Assalamu alaikum, good morning. I am Faizan Nabi and currently serving as Naib Tehsildar from 2020 batch. People with positive attitude are unstoppable and people with negative attitude cannot be even helped. नाइब तहसीलदार पोस्ट एक ऐसी पोस्ट है जो JKSSB में मतलब हायर रैंक्स पे जो भी पोस्ट एडवर्टीजमेंट आती है तो नाइब तहसीलदार इज़ वन ऑफ देम. बाकी आपने देखा होगा लास्ट 2-3 ईयर्स में इस लेवल की पोस्ट एडवर्टीज नहीं हुई है थ्रू JKSSB. If possible, make notes of these few mistakes you are going to make. People before you have made and people coming in the future will make. तो मेरे ख्याल से आपका ये जानना ज़रूरी है कि नाइब तहसीलदार क्या पोस्ट है, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी ताकि आप में एक इंटरेस्ट डेवलप हो. सर ने तो आपको बैकग्राउंड एक दे दिया है, लाइव एक्सपीरियंस के किस तरह से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है और क्या क्या इन्होंने किया है टू क्रैक दिस एग्जाम, कितना टाइम पढ़ना चाहिए या इनका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है विद रेफरेंस टू द सिलेबस, विद रेफरेंस टू दिस एग्जाम. लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ाई के एंगल से जब इस एग्जाम को देखते हैं तो देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है. Mr. A cracked this exam. He comes to you. He shares some thoughts with you, and you try to blindly copy his strategy. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ऊंचाई तक जाते हैं. क्यों जाते हैं बहुत ऊंचाई तक? फर्क ये है, ऊंचाई तक जाना सिर्फ उन लोगों का काम है जिनका डेप्थ ऑफ कैरेक्टर अच्छा होगा. कैरेक्टर का डेप्थ जिनका अच्छा होगा वही लोग बहुत आगे तक जाते हैं. इस एग्जाम के सिलेबस को अब आपने अपने हिसाब से डिसाइफर करना है. अब आप उसको कैसे डिसाइफर करोगे? So success does not depend on our position, it depends upon our disposition. What is disposition? It is the inherent qualities of mind and character, and that is what we conclude with a sentence called attitude. Good morning, everyone. On behalf of Quintessence Classes IAS, it is my honor and pleasure to welcome you all to this open seminar on Naib Tehsildar, the approach and the fastest way to crack it. We extend a special welcome to our distinguished guests, respected faculty members, their students, and all aspirants present here today. Thank you for joining us in such good numbers and showing your interest in this important academic and career-oriented discussion. The seminar has been carefully curated to offer practical guidance, strategic insights, and expert mentorship to help you prepare effectively for Naib Tehsildar examination. We are privileged to be joined by an esteemed panel of speakers. Let us begin by warmly welcoming our first speaker, Mr. Faizan Nabi, who has successfully qualified the Naib Tehsildar exam. Today, he'll be sharing his personal journey, insights, and key lessons from his preparation. Assalamu alaikum, good morning. I am Faizan Nabi and currently serving as Naib Tehsildar from 2020 batch. जैसा आपके पता होगा कि जो लास्ट टाइम एडवर्टीजमेंट आई थी 2015 में आई थी, तो आई अप्लाइड फॉर दैट पोस्ट इन 2015. तो आपको पता है जाते जाते वो 5 साल बाद 2020 में रिक्रूटमेंट हुई थी. आई होप कि आपका जल्दी हो इंशाल्लाह. पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप में से कितना टाइम से आप प्रिपेयर करें JKSSB के लिए? 6 मंथ्स. उससे पुराना कोई एग्जाम जिसमें आप अपेयर हुए हों JKSSB के लिए? मतलब फ्रेशर्स हैं सब. नाइब तहसीलदार पोस्ट एक ऐसी पोस्ट है जो JKSSB में मतलब हायर रैंक्स पे जो भी पोस्ट एडवर्टीजमेंट आती है तो नाइब तहसीलदार इज़ वन ऑफ देम. बाकी आपने देखा होगा लास्ट 2-3 ईयर्स में इस लेवल की पोस्ट एडवर्टीज नहीं हुई है थ्रू JKSSB. इसके ऊपर वाली पोस्ट जो भी है वो थ्रू PSC JKPSC एडवर्टीजमेंट आती है. तो आपको सबसे पहले मैं सिलेबस टच करने से पहले मैं पूछना चाहूँगा, आपको पता है कि नाइब तहसीलदार क्या पोस्ट है? मतलब क्योंकि जो हमारा ये एडवर्टीजमेंट है मैं देख रहा था इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन कहीं पे नहीं लिखवा है कि नाइब तहसीलदार है क्या चीज़. तो हाँ, ऑब्वियसली सब अनएम्प्लॉयड है तो ऐसे ही लोग फॉर्म भरते जा रहे हैं किसी भी पोस्ट के लिए. बट मेरे ख्याल से आपका ये जानना ज़रूरी है कि नाइब तहसीलदार क्या पोस्ट है, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी ताकि आप में एक इंटरेस्ट डेवलप हो कि आगे चलकर आपको इस फील्ड में कैसे क्या काम करना है. तो कोई बता सकता है क्या नाइब तहसीलदार का क्या डोमेन है, क्या सब्जेक्ट? वो तो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पोस्ट है, बट पर से नाइब तहसीलदार क्या मतलब, हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट कह सकते हैं, बट मतलब तो मेरे साथ भी यही था. जब मैंने अप्लाई किया था मुझे भी नहीं पता थी कि नाइब तहसीलदार एग्जैक्टली क्या पोस्ट है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब प्रोफाइल क्या है इसका. तो मैं पहले आपको थोड़ा उसके बारे में बताना चाहूँगा कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ नाइब तहसीलदार. इसका रोल क्या है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन में. इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है जो मैं आपके साथ पहले मुझे लगता है डिस्कस करना चाहिए. तो आप सारे यहाँ अर्बन एरिया से या रूरल एरिया से भी है कोई? क्योंकि अर्बन एरिया में मैं देख रहा हूँ कि उतना तहसील्स में आना जाना नहीं रहता है. अब यही सर्टिफिकेट्स कुछ ऑनलाइन चाहिए होती है, बट जो लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं वो ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में होते हैं. तो उनको पता रहती है कि पटवारी क्या है, कौन है. जैसे आप ज़्यादातर आपको ये भी नहीं पता होगी कि इलाके का पटवारी कौन है किसी को पता? हर विलेज में एक लंबरदार होता है, किसी को पता है? मतलब बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि अर्बन एरियाज़ में. बट रूरल एरियाज़ में है कि वहाँ पे क्योंकि लैंड रिलेटेड उनका बहुत काम रहता है तो उनको फिर भी आइडिया रहता है.
तो नायब तहसीलदार जो है ये एक रेवेन्यू हायरार्की में पहले हमारा ग्राउंड लेवल पे पटवारी होता है। पटवारी के पास सारा रिकॉर्ड होता है, जो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करता है, रिकॉर्ड कीपर जो होता है वो हमारा पटवारी होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। जैसे आप ज़मीन के कागजात जिनको हम फ़र्द बोलते हैं, इंतखाब बोलते हैं, जमाबंदी एक्सट्रैक्ट या गिरदावरी एक्ट, वो सारा रिकॉर्ड पटवारी के पास रहता है। हमें जब अप्लाई करना होता है आज की डेट में थ्रू ऑनलाइन सर्विस हम अप्लाई करते हैं, तो पटवारी साहब ही वो रिकॉर्ड पे से एग्जैक्टली डिटो सेम कॉपी ही प्रिपेयर्स फॉर यू, प्रिपेयर्स PDF और अपलोड करता है पोर्टल पे, तो आपको मिल जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पोस्ट है गिरदावर का। पटवारी के बाद गिरदावर आता है। गिरदावर का मेन काम होता है टू वेरीफाई, जो पटवारी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता है या म्यूटेशंस प्रिपेयर करता है, वो वेरीफाई करना कि ये रिकॉर्ड और पोजीशन जो स्पॉट पोजीशन है वो सही से इसने बनाई है या उसमें कुछ वेरिएशन है। तो ये गिरदावर लेवल तक ये चीज़ है। उसके बाद आता है नायब तहसीलदार का पोस्ट। नायब तहसीलदार जो है, एक तो वो पटवारी और गिरदावर साहब को सुपरवाइज करता है कि कैसे क्या काम हो रहा है। दूसरी बात है कि जैसे आज की डेट में ऑनलाइन जो फ़र्द है वो तहसीलदार पोर्टल से इशू होता है, वरना जब ऑफलाइन था तो नायब तहसीलदार भी काउंटर साइन करके जमाबंदी इंतखाब इशू कर सकता था। आज की डेट में मतलब नायब तहसीलदार पोर्टल पे वो फैसिलिटी नहीं है कि वो अपनी लेवल पे ही ये डिस्पोज ऑफ कर दे, बट मेन काम ये है कि फ़र्द चेक करके उसको आज की डेट में वो फॉरवर्ड करता है, रादर रिकमेंड करता है फॉर इशुएंस और रिजेक्शन। साथ ही साथ इसके बाद मैं पहले सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेक्ट करूँगा, फिर तहसीलदार पोस्ट आता है, फिर SDM या ACR पोस्ट आता है, ADC पोस्ट या डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर पोस्ट रादर, फिर डिविजनल कमिश्नर या फाइनेंशियल कमिश्नर। तो एक हायरार्की है ये। और जो भी मैंने पोस्ट बोले फ्रॉम नायब तहसीलदार टू डिविजनल कमिश्नर, आपने ये अगर देखा होगा कि ये सारे रिलेटेड क्या, ये दीज आर नोडल पॉइंट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का होगा या तो हमारे DC साहब, डिवकम साहब, मतलब या तहसीलदार साहब तहसील लेवल पे वही सामने आते हैं टू रिप्रेजेंट द एडमिनिस्ट्रेशन, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो तो रिप्रेजेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही करता है। तो एक तो रेवेन्यू का खुद का काम है, दूसरा होगा एडमिनिस्ट्रेशन। खास तौर पर तीसरा काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे एक नायब तहसीलदार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, वो है ही इज़ ऑल्सो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होने की वजह से वो लॉ डिपार्टमेंट कन्फर करता है पावर्स, और पहले से ही देखा गया है कि नायब तहसीलदार और तहसीलदार को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पावर्स कन्फर होते हैं। तो उस वजह से क्या है कि रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और पावर्स भी अकॉर्डिंगली इनको कन्फर किए जाते हैं। जैसे पहले आपने शायद ड्यूरिंग प्रिपरेशन CRPC के बारे में पहले सुना होगा आप, जो BNSS में चेंज हो चुका है, उसमें वो कुछ अमेंडमेंट्स आई है, बाकी जो मेन चीज़ है वो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का क्या काम होता है कि सोसाइटी में अपने जुरिसडिक्शन में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ताकि जो भी किसी किस्म का अगर लगे कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, प्रीएम्प्टिव। जैसे हमारी जुडिशरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट होता है, वो मतलब कोई क्राइम होता है, कुछ होता है, उसके बाद वो केस लगता है वहाँ पे। लेकिन हमारा जो पार्ट होता है, हमें ज़्यादातर प्रीएम्प्टिव मेजर्स अडॉप्ट करने होते हैं ताकि सोसाइटी में सारा कुछ पीसफुल रहे। ख़ास तौर पर मेरी समझ में ये है कि इसलिए रेवेन्यू को ही मजिस्ट्रेट पावर्स दिए गए हैं, क्योंकि अक्सर जो डिस्प्यूट्स होते हैं सोसाइटी में, दीज आर लैंड रिलेटेड। अक्सर आप देखेंगे सिटी में उतना नहीं होता है, रूरल एरियाज़ में अक्सर झगड़े होते रहते हैं बिकॉज ऑफ लैंड डिस्प्यूट्स। तो अगर कम ही डिस्प्यूट है तो वो मैनेज हो पाता है, बट अगर लार्ज स्केल पे कहीं पे 3-4 पार्टीज़ होती हैं, जिससे एक मोहल्ले में वो ना अफरा तफरी फैल सकती है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उसके लिए कुछ पावर्स है, कुछ BNSS में कुछ सेक्शंस है जो आपको एम्पावर करते हैं एक नायब तहसीलदार को, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, आइदर इट्स तहसीलदार साहब और नायब तहसीलदार। तो उनको वो पावर्स इसलिए दिए गए हैं ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, प्रीएम्प्टिव मेजर्स लें, चाहे उसमें बॉन्ड लिया जाता है, पूरी इंक्वायरी होती है, मतलब वो एज कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती है, पूरी इंक्वायरी होती है, ऐसे हवा में नहीं बंदा लाया तो वैसा कुछ नहीं है पूरा। इसलिए उसके लिए एक सॉर्ट ऑफ जुडिशल एक्यूमेन होना चाहिए कि हाँ जी, डिसीजन जो बंदा ले रहा है किसी के खिलाफ, किसी से बॉन्ड ले रहा है, तो मतलब ये एक वो स्ट्रेटेजिक पोस्ट है उस लिहाज से, और एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, और आपके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि आप एक नायब तहसीलदार जो है सोसाइटी में पीस मेंटेन करने में पूरा रहे। जैसे आजकल ड्रग एडिक्ट्स बहुत आ रहे हैं सोसाइटी में, तो कई जगह से इंफॉर्मेशन आती है भाई इसकी वजह से माहौल ख़राब हो रहा है, वो कहीं पे झगड़ा करेगा, कहीं पे किसी को कुछ पत्थर मारेगा, किसी को मतलब ऐसे ही। तो उस केस में जैसे ऐसे बंदों को जो है वो काबू में रखना, उनको लगना चाहिए कि हाँ जी कोई एडमिनिस्ट्रेशन भी है जो नज़र रखे हुए है। तो ये जो है ये हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पार्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। एक नायब तहसीलदार जब कोई होता है, फील्ड नायब तहसीलदार, ऑफिस में जो पोस्ट है उनमें तो खास तौर पर ये मजिस्ट्रियल पावर्स नहीं कन्फर होते हैं, बट फील्ड में ये होते हैं। और
साथ ही साथ ये होता है असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड क्लास। हमारे तहसीलदार साहब जो हैं वो होते हैं असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास इन रेवेन्यू एज पर लैंड रेवेन्यू एक्ट। असिस्टेंट कलेक्टर क्लास सेकंड होते हैं नायब तहसीलदार। तो उसमें क्या फ़र्क है, जैसे म्यूटेशंस होती है, म्यूटेशन पता है आपको क्या होता है? जैसे ज़मीन किसी ने खरीदी, अब वो ज़मीन को क्या करते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन मीन्स ट्रांसफ़र, एक ओनर से दूसरे ओनर के नाम रिकॉर्ड अपडेट करना। तो एक तो हो गया थ्रू रजिस्ट्रेशन, नॉर्मली जो सेल डीड्स वगैरह होती हैं। दूसरा हो गया थ्रू इनहेरिटेंस म्यूटेशन। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि कोई किसी की डेथ हो गई, अब उसकी रिकॉर्डेड प्रॉपर्टी है कुछ, तो उसमें वो क्या करते हैं, उसके जो लीगल हेयर्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं, जी हमें अपने नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कीजिए अमंग द लीगल हेयर्स। आजकल वो थ्रू मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है, हिंदूज़ में अपने जो उनका लॉ है उस हिसाब से होता है। तो अब कभी क्या होता है कि डिस्प्यूटेड म्यूटेशन कोई आई, तो उस केस में क्या करना है? उस केस में नायब तहसीलदार एज असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड क्लास, उसको वो पावर्स नहीं है कि वो म्यूटेशन अटेस्ट करे। उसमें वो रेफर किया जाता है असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास, जो कि तहसीलदार साहब होते हैं। तो वो तहसीलदार साहब उसमें पूरा वो हेयरिंग समन्स इशू करके दोनों पार्टीज़ को सुनते हैं, क्या मसला है, क्या डिस्प्यूट है, अकॉर्डिंगली वो डिस्पोज ऑफ होता है। और जो इसके बाद तीसरा रोल है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, खासतौर पर आज की डेट में डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे काफ़ी फोकस दिया जा रहा है। अक्सर जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम होती है, कंट्रोल रूम बोल दे या मतलब जो रेस्पॉन्स टीम होती है, और तहसील लेवल पे भी अपनी एक टीम होती है जिसमें तहसीलदार साहब हेड करते हैं, वो उसमें डेजिग्नेट होते हैं एज रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर। उसके बाद जो नायब तहसीलदार होता है, इसका रोल होता है एज इंसिडेंट कमांडर। इंसिडेंट कमांडर मतलब ये आपको खुद ही समझ आ गया होगा, कहीं पे कोई इंसिडेंट वाला ताला रहम करे, अगर कहीं पे कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कहीं पे कोई इंसिडेंट होता है, कोई डिज़ास्टर होता है, तो नायब तहसीलदार का प्राइमरी रोल है वहाँ पे, मतलब इंसिडेंट कमांडर, मतलब इंसिडेंट को कमांड करना, कैसे कंट्रोल। हालांकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास अपने कोई रिसोर्सेज नहीं है पर से, बट एक चीज़ है, कोऑर्डिनेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हमारे फायर ब्रिगेड है, हमारा बाकी डिपार्टमेंट्स PHE R&B, मतलब बहुत सारे लाइन डिपार्टमेंट्स है, हेल्थ डिपार्टमेंट एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। तो अब कहीं पे खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट हो गया, तो आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे रहेगी? फायर इमरजेंसी वाला बोलेगा भाई मुझे यहाँ की इस चीज़ की ज़रूरत है, जो किसी दूसरे डिपार्टमेंट को परटेन करता होगा, तो कौन वो डायरेक्टली नहीं करेंगे आपस में कम्युनिकेट, थ्रू नायब तहसीलदार या थ्रू रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही वो कोऑर्डिनेशन होती है। तो कोऑर्डिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एज ए होल, और ऑन ग्राउंड एक नायब तहसीलदार का। जैसा मैंने आपको बोला, हिज रोल इज इंसिडेंट कमांडर इन तहसील डिजास्टर सेल, जो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है। तो अब मैं आपका इस सिलेबस देख रहा हूँ। नोटिफिकेशन में 75 पोस्ट्स आए हैं, और मेरे ख्याल से 16 से अप्लाई करना है आपको, हाँ, या 15 से? आपने चेक किया कि 16 से? होपफुली बाय दिस ईयर आपका रिटन हो जाना चाहिए, रिटन एग्जामिनेशन, होपफुली। तो इसमें आपका सिलेबस जो है मोर और लेस सेम ही है जो हमारे टाइम था, कुछ खास चेंज नहीं हुई है, लगभग सेम ही है। मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि आप कब से तैयारी करें, क्योंकि इसका जो जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, वो जैसे केएस की तैयारी कितने कर रहे हैं आप में से? कर रहे हैं ना, तो उससे एक एज मिलती है, इसमें जो करंट अफेयर्स आपका है वो लगभग कवर हो जाता है। और इसमें जो सिलेबस आप देखेंगे ये बेसिक है, इसमें वो कुछ ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स क्वाइट बेसिक। जैसे पहला पार्ट आपका है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इसमें अगर आप देखेंगे ये इट्स क्वाइट बेसिक, मतलब अगर आप बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग ही सेम है। करंट अफेयर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इसमें आपका आएगा टाइप्स ऑफ सॉइल्स में भी, क्योंकि रेवेन्यू में ज़्यादातर ज़मीन के साथ ही काम होता है, टाइप ऑफ सॉइल्स इंपॉर्टेंट है, या डिज़ास्टर मैनेजमेंट उसमें फोकस एरिया है। तो दूसरा आपका है हिस्ट्री, इकॉनमी वगैरह। तो ये जैसे इसमें ये फैक्चुअल कुछ टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, रिवर्स एंड लेक्स। आपने पिछले साल का मतलब पिछली बारी का पेपर चेक किया इसमें JKSSB का? काफ़ी बेसिक था, हाँ, दिखने में लगेगा कि भाई आराम से हो जाएगा बिना पढ़े ही। इसमें क्योंकि जो JKSSB के रीसेंट एग्जाम्स हैं ना, आप वो पेपर चेक कर सकते हैं कि क्या ट्रेंड है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं कि वो लास्ट 6 मंथ्स है, 1 ईयर कंसिडर करेंगे, बट मोस्टली 1 ईयर का होता है। आपके यहाँ प्रोफेशनल मेंटर्स है, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी टच में नहीं हूँ जो रीसेंट एग्जाम्स हुए हैं, मुझे आइडिया नहीं है आज की डेट में वो किस रेंज में पूछते हैं, क्या करते हैं। तो हाँ, तो वो आप देख सकते हैं। रादर मैं सजेस्ट करूँगा कि जो रीसेंट एग्जाम्स हुए हैं वो आप ज़्यादा उन पेपर्स पे फोकस कीजिए। जनरल इंग्लिश मतलब काफ़ी बेसिक है, इंग्लिश में कौन नहीं आज पढ़ता है, बातें सब कुछ आज कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही हो रहा है, बट ये इतना बेसिक है कि इसी में फिर गलती हो जाती है।
ये इतना मतलब किसी आर्टिकल लिखना है द या कि ई, हम लिखते हैं कुछ दूसरा ही। अब जब मैंने एग्जाम दिया था काफ़ी सारों का मतलब बेसिक मतलब देखते फिर इंसान बोलता है भाई ये क्या गलती, ऊपर एंसर किया होता है, ख़त्म मसला। तो ये बेसिक चीज़ें जो है मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। बे छुन मतलब तमलुन छुन आप देखेंगे कि भाई क्वेश्चन इजी है तो झटफट शुरू हो जाएंगे आराम से। अगर इजी बहुत इजी पेपर भी होगा आराम से करना है, डिफ़िकल्टी भी होगा पैनिक नहीं होना है, आराम से करना है पेपर्स अच्छे से समझ कर। और इसमें हमारा है बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग या GIS GPS। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिहाज से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो भी आजकल ऑनलाइन हो रहा है ना डिजिटाइजेशन, हमारे मैप्स भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डिजिटाइज हो गए। तो उसमें हमारा GPS का काफ़ी यूज़ रहा जियो रेफरेंसिंग में। जैसे कोई मैप है, हमारे पास क्या होता था कि किसी पेपर पे पुराना मैप बना है जिसको हम लट्ठा बोलते हैं रेवेन्यू लैंग्वेज में, तो वैसे ही पटवारी उसको बोलते हैं दज, पटवारी इसको दज बोलते हैं। एक बड़ा सा क्लॉथ टाइप है वो, उसी पे वो पूरा जब सेटलमेंट हुई होगी 50 साल पहले 60 साल पहले तब वो मैप्स बने हैं। पर तब के वो अब कितने वो डायलैपिडेटेड कंडीशन में होंगे, जहाँ पे ज़्यादा सेल डीड्स होती होंगी वहाँ तो कुछ मतलब पोर्शन ही मिसिंग होते हैं, मतलब उतना क्लॉथ को वेयर एंड टेयर तो होता रहता है। तो उसके लिए क्या क्या रिसेंट ईयर्स में जो है हमारा डिजिटाइजेशन में हमने मैप्स जो है सेंट्रल रिकॉर्ड रूम से लेकर उनको डिजिटाइज किया। उसका एक बाज़ाब्ता सॉफ्टवेयर था, तो उसमें हमारा पहले वो डिजिटाइजेशन में वो लाइंस वगैरह प्रिपेयर की। उसके बाद वो जियो रेफरेंसिंग का क्या मतलब है, जो मैप पे फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट है और फील्ड में वो पॉइंट वहाँ पर है, तो फिर मैप सुपर इम्पोज करना बराबर ताकि मैप का कॉर्नर और एक्चुअल लोकेशन का कॉर्नर सुपर इम्पोज हो। तो उसके लिए जियो कोऑर्डिनेट्स का काफ़ी ना वो ट्रेंडिंग था। हालांकि हमने मोबाइल से क्या उतना एक्यूरेट नहीं होता है, बट फिर भी GIS ये GPS वगैरह ये रेवेन्यू, अगर कोई रेवेन्यू जिसका बैकग्राउंड होगा या जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो करंट डेवलपमेंट्स है उसका अवेयरनेस होगी तो इसको वो टच करेगा, क्योंकि ये फील्ड में हमें चाहिए। और जो एक्सपेक्ट मतलब हर कोई डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट करेगा कि जो नया वर्क फोर्स आ रहा है, जो लेटेस्ट हमारा आजकल कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनका उसमें बेसिक्स एटलीस्ट पता होनी चाहिए। ये सब पता होनी चाहिए GPS रिलेटेड। लास्ट पोर्शन है इसका, ये मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। मेंटल एबिलिटी एक तो हो गया कि आपका वो बाय बर्थ कितना आपका वो समझ है, दूसरा हो गया प्रैक्टिस से कितना डेवलप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिस इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या है कि टाइम लिमिटेड होता है, कैलकुलेटर शायद अलाउड नहीं है ना। तो मुझे याद आ रहा है जब मेरा एग्ज़ाम था, आपने अगर पेपर देखा होगा काफ़ी ईजी था, पर जो ये वाला पोर्शन था ना मैथमेटिकल पोर्शन, इसी ने मेरी डिसाइड किया, इसी में बंदों को या तो क्वेश्चन छूट गए या तो कैलकुलेशंस करने में इतना टाइम लग गया कि क्योंकि डेसिमल्स में वो जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम वगैरह, तो ये कैलकुलेशन करना एग्जाम में ऐसे तो घर बैठ के लगेगा यार ट्रेपीजियम का एरिया ही निकालना है, कौन सा मसला है, बट एग्जाम में फिर वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कैलकुलेशंस में अगर ज़्यादा टाइम लगे आपके बाकी सवाल छूट जाएंगे, प्रेशर बढ़ेगा। कोई है कि कोई सरेंडर ही करता है फिर मुझसे नहीं हो पाएगा। ये मैंने एक्सपीरियंस किया, कई बंदों के साथ हुआ है ऐसा। या फील्ड बुक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड, ये तो बेसिक है ही, मेजरमेंट ऑफ लैंड जो है रेवेन्यू का बेसिक पार्ट है। जैसे आपका एरिया नॉर्मली हम देखते हैं स्क्वायर मीटर्स में, स्क्वायर फीट में, रेवेन्यू में जो है अक्सर होता है मरला या कनाल। किसी को पता है कि एक कनाल कितने मरला का होता है? 20 मरलास। और एक मरला उससे नीचे का यूनिट कुछ पता है, सब यूनिट उसका? हाँ 272 क्या स्क्वायर फीट, बिल्कुल हाँ, उसको हम बोलते हैं करम। क्या पता पहले कदम बोलते होंगे, क्योंकि वो लगभग जब पटवारी ज़मीन मेजर करता है अक्सर देखेंगे कि वो रफ मेजरमेंट वो चल के कुछ करता है, वो बोलेंगे भाई क्या कर रहा है, वो कदम अपने जो है ना कदम स्टेप्स मेजर कर रहा होता है कि कितने स्टेप्स हैं ये। तो उसको एक मतलब करम बोलते हैं, 5.5 फीट इंटू 5.5 फीट, तो वो बनता है एक करम, मतलब ये ना सिरसाई बोलते हैं उसको। 5.5 करम 5.5 फीट, 5.5 फीट 5.5 फीट, 5.5 फीट का एक करम होता है। 5.5 फीट स्क्वायर हो गया 1 सिरसाई, और 9 सिरसाई होता है, अगर लिख कर भी रहे 9 सिरसाई होता है एक मरला, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं 272 स्क्वायर फीट। तो ये कुछ मुझे नहीं पता है कि वो इतना रेवेन्यू की डिटेल्स में जाएंगे, बट पता होनी चाहिए, एटलीस्ट मरले का पता होनी चाहिए, 20 मरलों का या हेक्टेयर, एकड़ वगैरह, ये पता होनी चाहिए। इसमें आप क्या करेंगे, मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग, इसमें प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, क्योंकि पेपर सिलेबस इसका इजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, मतलब बाकी जो एग्ज़ाम्स है उसके हिसाब से उतना वास्ट सिलेबस नहीं है इसका। क्योंकि जब मैं अपने टाइम प्रिपरेशन कर रहा था, मैं भी सिविल सर्विस की कर रहा था, तो मैं वाचू नहीं टू द वास्ट के,
तो इसमें क्या है कि उर्दू एक जो है ना वो कंटेंशियस इशू रहा है पहले से ही। तो हमारे टाइम भी जो स्टे ऑर्डर्स आए उर्दू की वजह से अक्सर आते रहे और एग्ज़ाम पीछे होता गया, लगभग 2-3 बार स्टे ऑर्डर आया था इस पर। आई होप कि इस बार ना आए, क्योंकि अब वो क्वालिफाइंग नेचर का है। और ये कंप्यूटर आईटी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका भी थोड़ा देखिए, क्योंकि हमारा जो भी ऑफिस सिस्टम है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम फिजिकल फाइल्स टू ई ऑफिस। तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए कंप्यूटर पे कैसे पीडीएफ अपलोड करनी है, पीडीएफ कैसे बनानी है, पीडीएफ होती क्या है, कैसे ईमेल वगैरह, ये मतलब ये बेसिक है, बट एक बार देख लेना ज़रूर, क्योंकि जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं पचुनता थी प्रजनाव नहीं जवाब। अब दूसरा पार्ट जो है क्वालिफाइंग नेचर का है उर्दू, वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू। वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू क्या मतलब, आपको उर्दू लिखना पढ़ना आना चाहिए, यही है ना, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो भी रिकॉर्ड है वो उर्दू में है। अब डिजिटाइजेशन में हिंदी और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हो रहा है, बट जो बेसिक हमारा फिजिकल रिकॉर्ड है दैट्स इन उर्दू लैंग्वेज ओनली। अब अगर करंटली कोई बोलेगा भी कि उर्दू मतलब उतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि अब इंग्लिश में भी कन्वर्ट हो रहा है, बट जब मैं भी ऑफिस में बैठता हूँ कभी ऐसे केसेस आते हैं कि पुराना रिकॉर्ड देखना पड़ता है। जब आपको उर्दू पढ़ना ही नहीं आएगा तो आप कैसे मैनेज करेंगे, इसलिए उर्दू इंपॉर्टेंट है और इसलिए वो क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है, वरना उम्मीद भी हो सकता था। उर्दू में क्या करेंगे आप, उर्दू लिखना पढ़ना आता है सबको, 10th तक तो पढ़ा ही होगा शायद, हाँ। बट हम क्या करते हैं, जो हम उर्दू डेली यूजेज में हमारा वो सुशासन मिक्सचर ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू, अक्सर हम इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते हैं अपने उर्दू कम्युनिकेशन में भी। जैसे मैं आपसे पूछूंगा कोई सेंटेंस को उर्दू में कन्वर्ट कीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई स्टिल हैव एनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, ज़रा आप उर्दू में बोलिए। एग्जाम को इम्तिहान लिखना है, टाइम को वक्त बोलना है, स्टिल या एनफ को काफ़ी बोलना है, तो ये कुछ है, मतलब वहाँ पे इंसान फिर फंसे, यार इसको क्या लिखूँ। कोई लिखेगा एग्जाम जो चेक करने वाला, भाई इसने तो इंग्लिश को इंग्लिश में ही, अब उर्दू में लिखा है इंग्लिश वर्ड ही। तो ये मतलब ये जब मैं तैयारी कर रहा था या जब मैं एग्जाम में प्रिपेयर हो, ये कुछ चीज़ें मतलब ये बेसिक है। इसके लिए मतलब कल को वहाँ इंसान चौक हो जाएगा, भाई इसका क्या लिखूँ अब। और जल्दी में मतलब जो हम कॉमनली यूज़ कर रहे थे उर्दू, टाइम को टाइम लिखेगा, टिया एलिफ हमजा मीम, वक्त के बदले टाइम लिखेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके मार्क्स कटेंगे। और जो ये 40% का है ना, हमारे टाइम मुझे लगता है कि उर्दू पेपर ऐसा आया था कि किसी का ऑब्जेक्टिव वाला क्वालिफाई हुआ होगा बट उर्दू की वजह से रह गया, क्योंकि मैंने भी 10th तक उर्दू पढ़ा है, मेरी हैंड राइटिंग फिर भी ठीक ठाक थी, मुझे भी मतलब लगा कि नहीं पेपर एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव का जो स्टैंडर्ड था ना हमारा उस टाइम उर्दू का, उससे मतलब एक लेवल अप ही था, तो वो मैंने उस टाइम ऑब्जर्व किया। तो उसके लिए क्या मेरा जो है एडवाइस ये है मेरा कि आप जो उर्दू न्यूज़पेपर्स हैं ना वो आप पढ़ेंगे, वो आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, ताकि जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है उसका रेंज आपके पास ज़्यादा अवेलेबल हो, आपके पास वोकेबलरी इम्प्रूव हो, ताकि कोई भी वर्ड जो ट्रांसलेट करना पड़े तो आपको दिक्कत ना हो टू कन्वर्ट टू ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू उर्दू और उर्दू इनटू इंग्लिश। प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें कितना टाइम है आपका उर्दू पेपर में, 1 घंटे का टाइम है ना, तो इसमें टाइम का भी एक कंस्ट्रेंट रहता है वहाँ पर, क्योंकि इंग्लिश हम लिखते हैं स्पीड ठीक रहती है, उर्दू में हमारी स्पीड वैसी नहीं है। आप घर में लिखिए एक पैराग्राफ, देखिए कितना टाइम लगेगा। उर्दू में जो मेन फैक्टर है जो डिसाइड करेगा वो है आपकी स्पीड। एक तो पहले कि आपको जहन में जो ट्रांसलेशन है कितना जल्दी आप कर पाएंगे, दूसरा है स्पीड। स्पीड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कितने साल हो गए हैं उर्दू मतलब लिखे हुए, 10th के बाद से तो कभी नहीं लिखा होगा ना, तो स्पीड इसमें एक इम्पॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर है। इसमें क्या 20 मार्क्स का है, कैंडिडेट पैसेज में से वो क्वेश्चंस होंगे, वो उतना मुश्किल पार्ट नहीं है, बट जो 30 मार्क्स वाला है ना, लेटर राइटिंग ऑफ मिनिमम 100 वर्ड्स ऑन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, तो सिचुएशन अगर दी जाएगी उसमें लिखना, तो उसके लिए आपको मतलब पता ही होगी ऐसे राइटिंग में कैसे वो बॉडी बनाते हैं, वो तो पता ही है। बट उर्दू में क्या है कि आपके पास वर्ड्स होने चाहिए ना एक्सप्रेस करने के लिए। अब कोई ऐसा नहीं करना कि घर में किसी का कोई जान पहचान रेवेन्यू वाला होगा, रेवेन्यू एक्स्ट्रा लाओगे वही पढ़ना शुरू करोगे, उससे हैंग हो जाओगे। वो जब मैं डिपार्टमेंट में आया मुझे भी 3-4 महीने लगे फिर वो सीखने में, वो वाला उस उर्दू की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, जो पटवारी उर्दू लिखता है उसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जो ये है ना हमारा कॉमन न्यूज़पेपर्स जो हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ना ज़रूरी है, उसी में से एक पैसेज सिलेक्ट किया करो डेली बेसिस पे, शाम को या जो भी आपका फिजिबल टाइम लगे, पैसेज एक लिखना ज़रूरी है डेली बेसिस पे, जब तक आपकी हैंड राइटिंग भी और स्पीड इम्प्रूव हो जाए। और दूसरा है कि 1 इंग्लिश पैसेज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू और वाइस वर्सा, जो मैंने बोला ट्रांसलेशन,
जैसे यही एग्जामिनेशन को इम्तिहान लिखना है, वक्त टाइम को वक्त लिखना है, तो ऐसे कुछ जो है हमारे इसमें ये स्पीड का रहता है और चॉइस ऑफ वर्ड्स। आप इंग्लिश को रियली कन्वर्ट कर पाते उर्दू में नहीं। 1 essay of 100 words on any topic of social relevance, वो आप तभी लिख पाओगे, जैसे मैंने बोला प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें, जितना आप प्रैक्टिस करें उतना बेहतर है उर्दू में। डिफरेंस बहुत ज़्यादा, आप सिलेबस ही देखिए, ये इसका सिलेबस बिल्कुल बेसिक है और मेरे ख्याल से मेमोरी वाला पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। आपका केएस या आईएएस का आज की डेट में वो तो काफ़ी एनालिटिकल हो गया ना, अब उसमें मेमोरी नहीं, वो डर छोड़िए। ये देखिए, हर कोई एग्जाम, ज़रूरी नहीं है कि केएस वाला नायब तहसीलदार एग्जाम क्वालिफाई करे, और ज़रूरी नहीं है जिसने नायब तहसीलदार एग्जाम क्वालिफाई करे वो केएस भी क्वालिफाई करेगा। ये हो सकता है कोई आईएएस क्वालिफाई करेगा, यहाँ से नायब तहसीलदार एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, ये हो सकता है। वो टेंशन आप छोड़िए, आप अपने आप पे फोकस कीजिए, अपनी पढ़ाई। देखिए अभी बोलेगा कोई कि भाई पोस्ट भी कम है, क्या पता लाखों में एप्लीकेशंस आए, तो वो नहीं देखना है कि इतने बंदे आ गए तो भाई क्या करूँ, मतलब मैं कोलैप्स हो जाएगा बंदा, वैसा नहीं करना है। सिलेबस कभी आपको लगेगा कि इरेलेवेंट है। जब मैं भी देख रहा था सिलेबस अपने टाइम में, मुझे भी लगा ये समझो कि अब ये असाइनमेंट है, आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है सबको। लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये नहीं किसी को एक असाइनमेंट दिया किसी को दूसरा, लेवल प्लेइंग फील्ड है, सबको एक असाइनमेंट दिया जा रहा है। एक 2 घंटे का पेपर होगा, दूसरा 1 घंटे का पेपर होगा, वो आपको क्वालिफाई करना है, और सबके लिए सेम पेपर होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बोलेगा मुझे डिफ़िकल्ट आया या कुछ। तो सिलेबस देखिए, एक तो आपको ये जो है ना, ये सिलेबस एक तो सामने रखना है, प्रिंट आउट, मेरे ख्याल से प्रिंट आउट रखिए, और एक टाइम टेबल बनाइए कि अब मैं अपनी बात बोलूँगा, जैसे मैं उस टाइम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, तो मुझे काफ़ी इसमें मतलब करंट अफेयर्स या बाकी जनरल नॉलेज वो काफ़ी कवर हो चुका था, मुझे उसमें हल्का सा रिवीजन करना पड़ा। मैंने लगभग 15-20 दिनों में ये सिलेबस कवर किया अपने टाइम में, मगर डेडिकेशन के साथ, क्योंकि मुझे याद है काफ़ी बार वो पोस्टपोन जब हुआ, फिर जब एग्जामिनेशन की डेट आई तो शायद 1 महीना या कुछ दिन का टाइम मिला था। तो हमारा केस का उस टाइम क्या था कि उसमें भी स्टे ऑर्डर पे स्टे ऑर्डर आ रहे थे, मेन स्क्वॉश हुआ, तो इंसान का जो मेंटल स्टेट होता है, यार अब कुछ ना कुछ करना है। लकीली ये वाला उस टाइम फिर पोस्टपोन नहीं हुआ, बट मैंने उस 1 महीना बहुत ज़्यादा मेहनत की टाइम टेबल के हिसाब से। टाइम टेबल क्या मैंने बनाया, मतलब टॉपिक सेलेक्ट किया, आज दिन में मेरा इतना कवर होना चाहिए। और सिलेबस सिर्फ ये पढ़ना ही नहीं है, मैंने ज़्यादा फोकस किया MCQs पर। इसमें जितना ज़्यादा टेस्ट सीरीज, जितने मॉक टेस्ट MCQs आप उसमें अपेयर होंगे, उतना फ़ायदा है, क्योंकि एक बार आपने ये पढ़ लिया या 2 बार पढ़ लिया, जहन में फिर रह जाता है। बट जो फिर MCQs आपको फ़ायदा देंगे, वो फिर बार बार रिविजन करने से वो फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मेरा मशवरा है कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQs जो है उसमें अपेयर होना है, और जो आपकी जो बुक्स होंगी उसमें भी होते हैं 100-200 MCQs हर टॉपिक के, तो मेरे ख्याल से वो सारे करने हैं। ऑनलाइन भी कुछ मिले वो भी करने हैं, जो भी जिस भी प्लेटफॉर्म से आपको MCQs मिले रिलेटेड टू द सिलेबस वो करने हैं, वो अटेम्प्ट करने हैं कि ठीक हो, क्योंकि उससे क्या है कि मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है और चांसेस कम रहते हैं कि एग्जामिनेशन में आपका जो है आंसर गलत हो। बुक का यार आज का मुझे नहीं पता है, मैंने उसे मार्केट से JKSS भी ऐसे ही बुक ली थी, बस मैं सिलेबस लेके गया, देखा टॉपिक्स इसमें है या नहीं है, बस फिर मैंने इंटरनेट यूज़ किया, और वो जो बुक्स थी इसमें कोई स्टैंडर्ड ऐसी कोई खास बुक मेरे ख्याल से आज भी नहीं होगी कि मैं बोलूँगा भाई यही रिकमेंडेड है। हाँ, अब 2-3 बुक्स हैं, अब ज़्यादा भी आप वास्त 4-5 किताबें नहीं लेना, जिस सिलेबस लेकर जाओ। यहाँ पर भी आपको रिकमेंड करेंगे, ये मतलब जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है ये रिकमेंड करेंगे आज की डेट में मार्केट में क्या अवेलेबल है, तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि तब से बहुत टाइम हो गया आजकल क्या, और मुझे ये भी याद नहीं है कि मैंने कौन सी किताब पढ़ी थी। तो मतलब मेरी यही स्ट्रैटेजी थी, सिलेबस लेकर देखो कि टॉपिक सारे कवर हो रहे हैं, वो पढ़ो, और जो आप डेली बेस पे अपना टॉपिक मतलब किसी भी प्रिपेयर कर रहे हो, इंटरनेट यूज़ करोगे आप, तो उसमें एक चीज़ करना है कि एक नोट्स बनाने हैं। जैसे कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, एक तो किताब में मिल ही रहा है आपको, कुछ एडिशनल पॉइंट्स अगर मिले तो वो नोट करें, ताकि रिवीजन के टाइम आपको बार बार वो ऑनलाइन ढूंढना ना पड़े गूगल में या कहीं पे, तो उससे टाइम बच जाएगा आपके पास, और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन वो क्विक रिवीजन के लिए भी आपके लिए ठीक रहेगा। हाँ, अगर आप डायरेक्टली MCQs स्टार्ट करेंगे आप तो हैंग हो जाएंगे ना यार, जब कोई सवाल ही का जवाब ही पता नहीं होगा। ट्राई कीजिए, अगर आपको उतना कंसेप्ट है कि आप MCQs एटलीस्ट 10 में तो 7-8 ठीक होने चाहिए। अगर आपको लगता है
फिर आपको आपकी जो बेस है वो ठीक है, आपको फिर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर 10 में से 4 ही निकले तो क्या फ़ायदा, उससे पहले कि एक बार सिलेबस थोड़ा देख लें आप। ये मेरा मशवरा है, आपकी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है। एक बार एटलीस्ट सिलेबस पता होनी चाहिए कि क्या है, टॉपिक्स क्या है। रिसेंट पेपर्स जो हैं JKSSB के, चाहे वो किसी दूसरे इसके एग्ज़ाम के भी हो, उससे एक आइडिया मिलता है कि जैसे JKSSB में आजकल क्या ट्रेंड है। अगर कोई टॉपिक है तो ये कितना डेप्थ में जा रहे हैं, कितना रेंज कवर कर रहे हैं इसमें क्वेश्चंस की, तो वो देखना ज़रूरी है। साइंस एंड टेक कहाँ है वो पार्ट? इसमें आज की डेट में यार मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि उस टाइम कुछ किताबें मेरे पास थी, अब काफ़ी टाइम हो गया। बट एक तो आजकल ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, और जो यहाँ पर आपको सजेस्ट करेंगे ना मेंटर्स, तो वो देख लो, ज़्यादा भी डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और यही है कि जो रीसेंट पेपर्स है उनको एक बार देख लें आप, क्योंकि उससे क्या होगा, वो जो डेप्थ है, क्योंकि अब एक टॉपिक साइंस एंड टेक का इतना होगा कि आप एक ही टॉपिक में एक हफ्ता जाएगा, तो वैसा भी नहीं करना है। वही मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत वास्ट है, तो इसलिए एक बार डेप्थ देख लें जो रीसेंट पेपर्स आए हुए हैं इसमें। क्योंकि JKSSB में ये कोई टेक्निकल साइंस टेक में आपको कोई, आप किसी एज मतलब JEE इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं ना। ये जनरल नॉलेज में जितनी आपको पता होनी चाहिए जनरल नॉलेज में, तो उसी डेप्थ तक जाना है। ज़्यादा वो डेप्थ में जाएंगे, एक ही टॉपिक के पीछे रहेंगे, वैसा नहीं करना है। तो जनरली जो पता होनी चाहिए, अब ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारा ये है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड। अब कोई बोलेगा मैं जावा भी पढ़ूंगा, कोई बोलेगा मैं कोडिंग भी सीखूंगा, वो क्या फ़ायदा है? मतलब वो टाइम वेस्ट करना होगा ना, कि मैं उसके कंसेप्ट भी दिमाग में रखूंगा। आपको थोड़ी कोडिंग करनी है। अगर उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया होता तब वैसे सवाल पूछते, उतनी डेप्थ में जाते। तो इसलिए स्टिक टू द सिलेबस, और जो रिसेंट क्वेश्चन पेपर्स हैं उसका ध्यान में रखें कि क्या ट्रेंड है, क्या डेप्थ में जा रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बोला कि MCQs ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए। साइंस टेक में भी जब MCQs आप ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे, तो मेरा मानना है कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे इंशाल्लाह वो कवर हो जाएंगे उससे। बट MCQs बहुत ज़्यादा ट्राई करने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें MCQs ही एक मतलब गेम चेंजर होता है। जितने ज़्यादा MCQs अटैम्प्ट किए, उतना ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में। डिपेंड करता है यार पेपर कैसा आएगा। जैसे हमारे टाइम पेपर इजी आया था, जब मैं एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकला तो हर कोई यही बोल रहा था 100 से ऊपर। सब मैं सोच रहा था भाई फिर क्या 120 में से 119 का टफ होगा फिर, मतलब लोग यही बोल रहे थे। और उस सेंटर में, मेरा सेंटर था वुमेंस कॉलेज, मैं बेसिकली अनंतनाग से हूँ, मेरा सेंटर था वुमेंस कॉलेज अनंतनाग, एक बड़ा सेंटर था। और उस सेंटर में सिर्फ एक बंदा सिलेक्ट हुआ, वो मैं हूँ। मतलब मैं आई एम नॉट फ्लॉन्टिंग दिस, बट मैं कह रहा हूँ कि ये पेपर देख कर इंसान ये, और इससे यह है कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। एग्जाम में देखा पेपर इजी आया तो झट से शुरू हो गए। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। आसान से आसान सवाल गलत हो सकते हैं, और वही मेरी डिसाइड करते हैं। और आप देखेंगे कि डेसिमल्स में जो है ये फिर एक डेसिमल मतलब 0.5 से इंसान पीछे रह जाता है, या एक ही पॉइंट पे 4-5 बंदे होते हैं। तो इसमें क्या है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, और नेगेटिव मार्किंग है, तुक्के भी नहीं मारने हैं ना ज़्यादा। अगर मेरे जैसा पेपर आया जैसा हमारे टाइम आया था, तो उस टाइम रिटन में इंटरव्यू भी था उस टाइम, तो रिटन में कट ऑफ हुआ था शायद ओपन मेरिट में 94 के आसपास। मेरा अंदाज़ा है कि 94 के आसपास हुआ था कट ऑफ। डिपेंड करता है पेपर कैसा होगा। हालांकि जितना पेपर इजी था, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अबव 98 होगा कट ऑफ, मतलब पेपर इजी था। पर लोगों के ऐसे सवाल गलत हुए थे कि जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मतलब सिंपल टेंसेस इंग्लिश के, मतलब जो इंसान रेगुलरली लिखता रहता है, वो गलत हुए थे। तो इसलिए वो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। अगर पेपर मुश्किल आया तो पैनिक भी नहीं करना है कि अब क्या होगा इसमें। और ये जो एरिया है ना, मेंसुरेशन वाला पोर्शन, ये इस पर फोकस कीजिएगा। इसमें कैलकुलेशंस क्योंकि ऐसे ही करनी होती है विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर। तो इसमें जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका दिमाग जो है शार्प हो जाएगा, कैलकुलेशन करने में टाइम कम लगेगा एग्जाम में। कीजिए प्रैक्टिस, आपको कैलकुलेशंस करनी है। इसमें भी क्या करना है, इसमें भी MCQs करने हैं। MCQs में जब आप क्वेश्चंस देखेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे, तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका दिमाग शार्प हो जाएगा। आज की डेट में हम इतना कैलकुलेटर या मोबाइल यूज़ करते हैं कि हमें किसी से मैं पूछूंगा 9 × 8 क्या होता है, कोई जल्दी में बता सकता है? पहले हम ऐसे बता पाते थे 9 × 8 क्या होता है। मतलब जितना पहले हमारा वो रेस्पॉन्स टाइम कम था, आज उससे बढ़ गया है, क्योंकि हम ज़्यादा कैलकुलेशंस जो है मैनुअली नहीं करते हैं, अपना दिमाग कम यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर ज़्यादा करते हैं। 2 + 2 4 करना होता है, हम वो भी कैलकुलेटर पे करते हैं।
तो इस आदत ने जो हमारा जो है वो थोड़ा दिमाग ब्लंट हो गया है, तो उसको शार्प बनाने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जब एक ही सवाल में कैलकुलेशंस में हमें ज़्यादा टाइम यूटिलाइज होगा तो बाकी फिर प्रेशर बढ़ता है, फिर आसान क्वेश्चन जो है वो भी छूट जाते हैं, प्रेशर बढ़ता है। और मेरा क्या था, जब मैं एग्ज़ाम्स में प्रिपेयर होता था, पहले एक बार जो मेरे ख्याल से सब वही करते होंगे, एक बार जो क्वेश्चन ज़्यादा एक्सेसिबल होंगे, दिमाग में आ रहे हैं इसका ये है, वो पहले ख़त्म कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है ये मेंसुरेशन वाला पार्ट जो है, इसमें फिर आप वही करेंगे 1 by 1। इसमें हो सकता है कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको लगे कैलकुलेशन में ही 15 मिनट जाएंगे, वो हालांकि वो आपको पता होगी इसका ये फॉर्मूला ये है, ये यूज़ करनी है, आंसर आएगा। उस क्वेश्चन को उस टाइम पहले छोड़ना है, एक ही के पीछे लगे रहे, इंटू डिवाइड इंटू, तो वहाँ से 4-5 सवाल छूट जाएंगे, वैसा नहीं करना है। अगर फिर लास्ट में टाइम बचता है फिर उसके ऊपर फोकस करना है। मतलब मैंने भी वैसे ही किया था, तो मेरे 120 सवाल थे, आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस मैंने 113 अटेम्प्ट किए थे। सिंगल गो में मेरे 104 किए, फिर मैंने 5-8 जिन पे थोड़ा ये कैलकुलेशन वाला ज़्यादा पार्ट था या कुछ मुझे लगा डाउटफुल था, जिसमें मोर देन 50% मुझे लगा प्रोबेबिलिटी ठीक किया, बट फिर कुछ सवाल गलत हुए, मेरे ख्याल से 2-3, 106 और 107 मेरा फाइनल स्कोर था रिटन में। बट उस टाइम क्वेश्चन पेपर वैसा ही था, तो मेरिट भी अकॉर्डिंगली हुआ। फाइनलिस्ट में इंटरव्यू, खैर आज इंटरव्यू नहीं है, मेरे इंटरव्यू में उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, तो शुक्र अल्लाह का फाइनलिस्ट में क्वालिफाई हुआ। अब इसमें यही मैं फाइनली आपसे शेयर करूँगा, MCQ ज़्यादा से ज़्यादा करें और उर्दू पार्ट को इग्नोर ना करें। उर्दू बोलते हम बहुत ज़्यादा हैं, अलबत्ता लिखते कम है, या रादर हम लिखते ही नहीं है कुछ। उर्दू पे फोकस कीजिए। न्यूज़पेपर से उठाकर अगर पहले लिखने में डिफ़िकल्टी आ रही है, पैसेज उठाकर उसी मतलब वो कॉपी करते हैं ना, वही कॉपी कीजिए, ताकि आपकी हैंड राइटिंग और स्पीड इंप्रूव हो। हैंड राइटिंग से ज़्यादा स्पीड मैटर करती है, क्योंकि वहाँ पे टाइम, जैसे इसमें क्या एक घंटे का टाइम है, टाइम का पता नहीं चलेगा उर्दू में। मैंने फ्रॉम पॉइंट 1 मैंने कैलकुलेशन वाला पार्ट लास्ट में रखा था, मेंसुरेशन का। फिर जब, और ये डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी सीरीज़ होगी। उस टाइम वो वेरिएशन होती थी ना, आजकल भी वही होता है, ए में कोई सवाल ऊपर है कोई नीचे। तो मेरी जो सीरीज़ थी शायद मैथमेटिकल पोर्शन थोड़ा पीछे था, तो मैं भी अकॉर्डिंगली चलता गया, जो मुझे लगा कि पहले अटैम्प्ट में हो रहा है मुझसे, तो मैंने वो अटैम्प्ट किए। उससे क्या होता है कि इंसान रिलीव हो जाता है। वो जो जैसे और मोर देन 100 आपने अटैम्प्ट किए, अब आपके पास आधा घंटा स्पेयर टाइम है, तो आपके पास वो ना मेंटल रिलीफ रहता है कि टाइम है, मैं कर पाऊंगा। कैलकुलेशन कोई डिफ़िकल्ट है, अगर लास्ट के 5 मिनट में आपको कोई डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन मिली, अगर वो आप कर भी पाओगे, लेकिन आप दिमाग कंफ्यूज हो जाता है उस टाइम। वहाँ से होता है कि वो बोलते हैं लास्ट 5 मिनट्स लेफ्ट, यहाँ से आप बोल रहे होते हैं यार 2 + 2 4 इंटू ये डिवाइड बाई ये। तो वो पैनिक, मतलब उससे बचने के लिए क्या है कि जो पहले आपके ईजी क्वेश्चंस आपकी समझ में आ रहे हैं, पहले वो अटैम्प्ट कीजिए। अगर आपके पास फिर 20 मिनट या आधा घंटा या 20 ही मिनट्स पे रहते हैं, फिर सवाल 10 रह जाते हैं, तो अटैम्प्ट हो जाएंगे। 120 तो मुश्किल से ही कोई कर पाएगा। जो हमारा टॉपर था उसके होंगे मेरे ख्याल से 111 के आसपास। फिर क्योंकि पहले जो टॉप 10 या टॉप 20 होते हैं, वो गैप ज़्यादा होती है, डिसमिल्स में वो गैप नहीं होती है। फिर जितना जितना नीचे जाएंगे तो गैप कम होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये फैक्चुअल है। अप्रोच यही है कि आपको, जैसे आप अगर आप सिविल सर्विस के लिए तैयारी करें, जीएस वाला पार्ट या बाकी मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स यू हैव कवर्ड इन सिविल सर्विस, इसमें एमसीक्यूज करने हैं। नहीं, यूपीएससी उस लेवल के तो इसमें नहीं पूछेंगे, वो वाले नहीं। जो जेके एसएसबी लेवल के एमसीक्यूज है ना, आप वही प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो यूपीएससी या जेके पीएससी के एमसीक्यू वो एनालिटिक, हाँ ये है डिफरेंट। हालांकि उससे आसान भी है, बट इसमें ये है कि इसमें मेमोरी आपकी शार्प रहनी चाहिए, वो एमसीक्यू से होगी। एमसीक्यूज आप ट्राई कीजिए, बट जेके एसएसबी वाले, वो यूपीएससी डिफरेंट पोर्टल्स, या अगर आप कोई किताब इसके लिए अलग से कंसल्ट करते हैं, उसके पीछे भी दिए होते हैं एमसीक्यूज 100-200। हाँ, जेके एसएसबी वाले। अगर कोई, आप ज़रूरी नहीं कि हर कोई क्वेश्चन फैक्चुअली आए, कोई एनालिटिकल आ सकता है। उसके लिए अगर आप प्रिपेयर ऑलरेडी कर रहे हैं तो वो आपका कवर हो जाएगा, वो इशू नहीं है।
क्योंकि जेके पीएससी या यूपीएससी में बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर होते हैं, तब इंसान वो एनालिसिस कर पाता है जब बेसिक्स क्लियर हो। तो मेरे हाँ देखिए, बुक्स का मुझे करंटली नहीं पता है मार्केट में क्या अवेलेबल है, बट आप एक चीज़ कर सकते हैं कि जैसे आजकल आपका फोकस रहना चाहिए जो सवाल एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है ना उस पर। अगर आप ऑब्जेक्टिव्स वो जो ऑप्शंस हैं लगता है गलत है, वो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। मतलब एमसीक्यूज का मेन मोटो जो है वो आपकी जो मेमोरी एक तो रिफ्रेश होगी, दूसरा है कि ये शार्प शार्पन होगी। मे बी उसमें से भी कुछ सवाल फंस जाए एग्जाम में जो कि आप आराम से फिर कर पाओगे। तो एमसीक्यूज का वो फ़ायदा है। अब है मतलब कोई भी बुक हो सकता है कुछ ऑब्जेक्टिव्स उसमें गलत दिए होंगे आंसर्स, तो वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आंसर से ज़्यादा आप क्वेश्चन पे फोकस कीजिए कि क्या पूछ रहे हैं, आपके दिमाग में इसका आंसर आ रहा है या नहीं है। मेन फोकस वही है। अगर आप क्वेश्चन देखकर आपके दिमाग में आंसर आ रहा है, फिर आंसर नीचे ऑप्शन दिया हो नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन अगर क्वेश्चन पढ़कर आपके दिमाग में पहले ही ऑप्शन देखने से पहले ही आंसर आ रहा है तो यू आर इन गुड शेप देन। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो मैं मेरे ख्याल से कंक्लूड करूंगा फिर इसके रिलेटेड। हाँ, मैं केएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। वही मैंने आपको पहले ही पूछा ना कौन मतलब कितने सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर, क्योंकि उसे एज ऑब्वियसली मिलेगी। आपका जो है बेसिक्स क्लियर होगा, आपको इस पर्टिकुलर सिलेबस के लिए ज़्यादा उतना दौड़ना नहीं पड़ेगा ना, डायरेक्टली आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ फैक्चुअल पार्ट है, जैसे उस टाइम आते थे भाई ये टूरिस्ट रिजॉर्ट है कहाँ पे है, या इसका मतलब ऐसे सवाल आप बोलेंगे यार क्या पूछ रहे हैं, कुछ ऐसे सवाल भी, बट एग्जाम है वो पता होनी चाहिए। उसके लिए एमसीक्यूज है, क्योंकि इंसान को अगर डायरेक्ट इंसान 4-5 बार भी पढ़ाई करेगा तो बिना एमसीक्यूज के वो दिमाग में एब्जॉर्ब कर पाना मुश्किल है। वो चीज़ आप देख लें। हैंड राइटिंग तो हर किसी में मैटर करती है, बट इतना होना चाहिए कि इंसान को सामने वाले को पढ़ा जाए कि क्या लिखा हुआ है। अब आप इतना ख़राब भी लिखेंगे कि पढ़ा ही नहीं जाएगा, वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर किसी की हैंड राइटिंग ठीक है वो कोशिश करे कि स्पीड बढ़ाने की, और किसी की ख़राब है उसको दोनों मतलब एरियाज में मेहनत करनी है। एक तो स्पीड भी बढ़नी चाहिए और हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होनी चाहिए, और वो जितना आप लिखेंगे इम्प्रूव होगी। पटवारी का उर्दू आपने देखा है कभी? पढ़ा जाता है क्या? वो कहाँ पढ़ा जाएगा, मतलब वो भी कुछ ज़्यादा साफ हैंड राइटिंग नहीं होती है। बट फिर डिपार्टमेंट में आकर वो सॉर्ट ऑफ वो नहीं कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बट फिर वो पहचान में आ जाए। जैसे किसी ने कुछ लिखा है ना, आपको पता है ये मेरा टेक्निकल वर्ड है, यही लिखा होगा, वरना एज लेमैन आप पढ़ेंगे बोलेंगे क्या बोल रहा है, ये कहाँ लिखा है, दिखाओ कहाँ पे है, रिया कहाँ है, एलिफ कहाँ है, मतलब वो यही बोलेगा कहाँ पे है ये वाला वर्ड कहाँ पे, मतलब फिर वो इंसान पहचान पाता है। नायब तहसीलदार यहाँ ऐसे लिखा है ना, जब हम म्यूटेशन लिखते हैं नीचे तहसीलदार या कुछ लिखेंगे ऐसे नहीं लिखा होगा, और मैं भी खुद लिखता हूँ ऐसे तेज़ में, बस वो फिर आदत हो जाती है। मतलब ऐसा है कि पढ़ा जाना चाहिए और साफ़ होना चाहिए, क्योंकि अगर जो लैंड रिकॉर्ड हमारा है वो लोगों की ज़मीन है, वो हमारा, अगर वो हम कस्टोडियन है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वो हमारा खुद का रिकॉर्ड नहीं है, वो लोगों की ज़मीन है। अगर हम किसी को उसी की ज़मीन का कोई एक्सट्रैक्ट दे रहे हैं, फिर वो खुद ही नहीं पढ़ पा रहा है कि मेरी कितनी ज़मीन है, मेरा नाम कहाँ पे है, तो लोग बोलते हैं भाई हाँ ज़मीन के कागजात हैं बट मेरा नाम कहाँ पर है। ऐसी सिचुएशन है। ऐसा मतलब अब रिकॉर्ड पहले से ऐसा है, बट फिर भी अब इम्प्रूव हो रहा है। डिजिटाइज रिकॉर्ड आपने देखा होगा, आजकल साइट थोड़ी डाउन रहती है, उसमें बिल्कुल साफ लिखा है। अब दिन ब दिन इम्प्रूव होगा इंशाल्लाह। आप जब नायब तहसीलदार बनेंगे, किसकी किस्मत में अल्लाह ताला ने रखा होगा, तो आजकल ये डिजिटाइजेशन वाला जो प्रोजेक्ट है तब तक एक तो आगे भी बढ़ पाएगा, और आपका मतलब आपके आने से और कंट्रीब्यूशन मिलेगी। और इसमें इसलिए फ्रॉम रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं पेपर सेटर होता, मैं एक तो एरिया ऑफ लैंड वगैरह यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पे फोकस करता, और यही जो हमारा ये है ना आईटी वाला सेक्शन, आईटी जीपीएस वगैरह, मैं थोड़ा उस पर भी फोकस करता, क्योंकि रेवेन्यू में ये आईटी रिलेटेड आज नोहाव होना चाहिए। वो तो सबके पास है, अब हम ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, बट टेक्निकल नोहाव होना चाहिए। जियो रेफरेंसिंग क्या होती है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जीपीएस क्या होता है, जीपीएस के अलावा भी और कुछ है क्या जिससे हम कोऑर्डिनेट्स लोकेट कर सकते हैं, तो ये सब पता होनी चाहिए। किसी को और कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है इस टाइम। इंशाल्लाह आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। सिलेबस को सामने रखकर पढ़ाई शुरू कीजिए,
डेडिकेशन के साथ, अगर 1 महीना भी लगता है सिलेबस कवर करने में, उसके बाद MCQs पे ज़्यादा फोकस कीजिए। रिवीजन भी होता रहेगा बट MCQs पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और उर्दू को आज से, उर्दू न्यूज़पेपर, आजकल तो न्यूज़पेपर घर नहीं आते हैं बट सब्सक्राइब कीजिए। डेली न्यूज़पेपर पैराग्राफ 1-2 लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, क्या पता कब एग्ज़ाम की डेट आए, तो आज से ही प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। और ये एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे KS है, KS में किसी भी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हो सकती है, बट जो कोर है एडमिनिस्ट्रेशन वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही है। अगर किसी को वाकई शौक है इसमें एक्सेल करने का तो वो इसमें मेहनत है। ओके, थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक। Thank you, sir. Thank you for enriching the discussion with your expertise. Is there any other student or an aspirant who has a query, question to ask? All right. Now, we welcome Mr. Fahad Shah, sir, who will be speaking on how to crack the Naib Tehsildar exam with focus and strategy, something every aspirant will benefit from. ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम थोड़ा सा, सर ने तो आपको बैकग्राउंड एक दे दिया है, लाइव एक्सपीरियंस के किस तरह से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है और क्या क्या इन्होंने किया है टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, कितना टाइम पढ़ना चाहिए, या इनका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है विद रेफरेंस टू द सिलेबस, विद रेफरेंस टू दिस एग्ज़ाम। लेकिन अब थोड़ा सा, अब हम पढ़ाई के एंगल से जब इस एग्ज़ाम को देखते हैं तो देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज़ जो सर भी बार बार आपको बता रहे हैं कि सिलेबस पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी गाइडलाइन है, दिस इज़ द गाइडलाइन जो आपने फॉलो करनी है फॉर दिस एग्जामिनेशन। लेकिन उसके बाद व्हाट इज़ द सेकंड स्टेप दैट वी आर सपोज टू डू। दूसरा स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इस एग्ज़ाम के सिलेबस को अब आपने अपने हिसाब से डिसाइफर करना है। अब आप उसको कैसे डिसाइफर करोगे, व्हेन यू लुक एट दिस एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम में अगर हम सिलेबस को जनरली डिवाइड करें, हमारे पास जनरल नॉलेज का पोर्शन है, हमारे पास कंप्यूटर IT वाला है, रीजनिंग वाला है, थोड़ा सा मेजरमेंट्स मैथमेटिक्स वाला है, कंप्यूटर वाला पोर्शन है, साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है। सो ये लगभग मिला के आपका सारा सिलेबस बनता है। नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इस सिलेबस में देयर इज़ वन पोर्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट पोर्शन है, दैट इज़ योर स्टैटिक पोर्शन। ठीक है, वो पोर्शन जो चेंज नहीं हो रहा है, जो आज भी वही हिस्ट्री पढ़नी है, कल भी वही टॉपिक्स पढ़ने हैं, परसों भी वही प्रिपेयर करना है, दैट इज द स्टैटिक पोर्शन। एंड दिस स्टैटिक पोर्शन कंप्राइजेज ऑलमोस्ट आपका 60% सिलेबस, 60% एग्जाम में जो क्वेश्चंस होंगे वो यहीं से निकल के आएंगे। सो द फर्स्ट प्राइमरी थिंग जो आपको करनी है, इस स्टैटिक पोर्शन पे आप फोकस करेंगे, बिकॉज ये डुएबल है बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ पे आपका प्रिपरेशन भी आसान होगा और टाइम भी कम लगेगा। देन कम्स अ वेरी हाई रिस्क वाला पोर्शन, दैट इज द करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स बहुत वास्ट है, आपको नहीं पता, यू कैन नॉट सेट अ कट ऑफ डेट कि मैं जनवरी से आगे पढ़ूं तो दिसंबर का नहीं होगा, मैं फेब से पढ़ूं क्योंकि 6 महीने का टाइम लेके मैं चल रहा हूँ। करंट अफेयर्स में एज एन एग्जामिनर आई कैन आस्क यू अ क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट ईयर, मैं 2024 में से सवाल पूछ लूँगा आपको, आपने पढ़ा ही नहीं होगा। सो वहाँ पे यू कैन नॉट सेट अ टाइम लिमिट टू इट कि हमें इतने महीने पीछे जाना है और इतने महीने पीछे नहीं जाना है। सो वहाँ पे रिस्क फैक्टर जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। तीसरा पोर्शन ऑफ दिस सिलेबस है जहाँ पे दो पोर्शंस ओवरलैप हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ वन पोर्शन कॉल्ड जनरल नॉलेज, ठीक है, उसमें आप पढ़ते हो एनवायरनमेंट को, ठीक, या उसमें आप पढ़ रहे हो ज्योग्राफी को। Then there is another portion called Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir में once again you will be talking about environment, you will be talking about the geography. So यहाँ पे क्या हो रहा है, सिलेबस के पॉइंट्स ओवरलैप हो रहे हैं। अब ये जब आपने बेसिक एनालिसिस कर लिया, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अब यहाँ से आगे आपने करना क्या है। यहाँ से आगे जब आप चलोगे, यू हैव टू फोकस सबसे पहले स्टैटिक पोर्शन, गो फॉर रिमेंबरिंग, लर्निंग स्टैटिक पोर्शन, ताकि वहाँ पे जैसे आपने पूछा था फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का, वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद करनी है। J&K के मेजर रिवर्स, J&K का जोग्राफिकल सेटअप, क्या हम वैली हैं, हम माउंटेन रीजन है, किस तरह का सेटअप है, माउंटेन रेंजेस कौन सी, एक ज़बर बन जाती है, हम हिमालयाज़ के कौन सी रेंज पे आते हैं, पासेस कौन सी है यहाँ पे, एक हमें बानिहाल पास मिलती है, एक हाजी पीर मिलती है। सो ये बेसिक फीचर्स हैं, बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपने पढ़ने। नाउ फ्रॉम हियर यू आर डूइंग 2 थिंग्स, आप ज्योग्राफी प्रिपेयर कर रहे हो, साथ ही साथ आप J&K जम्मू एंड कश्मीर का पोर्शन भी प्रिपेयर कर रहे हो। सो यू आर बेसिकली कवरिंग 2 थिंग्स, योर जनरल नॉलेज दैट इज द स्टैटिक पोर्शन, ओवरलैपिंग पोर्शन जम्मू एंड कश्मीर आप कवर कर रहे हो। ठीक है, इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको जहाँ पे ओवरलैप भी हो रहा है और जहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद करके आप स्टैटिक पोर्शन कवर कर सकते हो। दीज आर एरियाज जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं।
जम्मू एंड कश्मीर यू विल गेट अराउंड 10-20 क्वेश्चंस जो टिपिकली जम्मू एंड कश्मीर है। अब हम जनरली सोचते हैं कि अरे जम्मू एंड कश्मीर है, मुझे पता है सारा, नहीं पता है जी। सो आपको नहीं पता है जम्मू एंड कश्मीर, आपको जम्मू एंड कश्मीर पता है क्योंकि आप रहते हो यहाँ पे, लेकिन व्हाट इज़ द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल पॉइंट्स जो हैं, डिटेल्स जो हैं, वो आपको कवर करनी है, ठीक है। सो ये पहला स्टेप है जहाँ पे आप स्टैटिक पोर्शन पे फोकस करेंगे, बिकॉज दिस इज़ द हाई स्कोरिंग जोन। जम्मू एंड कश्मीर अगेन अ हाई स्कोरिंग जोन। करंट अफेयर्स जिसके बारे में सब परेशान होते हैं, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, मुझे आपने पूछा, 2-3 ने और कल से पूछा है करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े। फोकस लेस ऑन दैट, क्योंकि वो बहुत हाई रिस्क जोन है। आप वो एरियाज कवर करो जहाँ पे आपको पता है यहाँ से क्वेश्चंस भी ज़्यादा आएंगे और यहाँ प्रिपेयर करना भी आसान है। बिकॉज मुझे पता है इफ़ आई हैव लाइक फॉर एग्जांपल 10 रिवर्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हाइपोथेटिकली 10 नाम याद करके मैं अपना रिवर्स कंप्लीट कर सकता हूँ। मैं 5 रेंजेस के नाम याद रखे 5 रेंजेस वाला पोर्शन कवर कर सकता हूँ। सो फोकस ऑन दोज एरियाज जहाँ से आपके सिलेबस का, आपके एग्जाम का सबसे ज़्यादा एरिया निकल के आता है। एंड व्हेन वी लुक एट द पेपर्स, जब हम पुराने पेपर्स को देखते हैं, 60% ऑफ योर क्वेश्चंस कम फ्रॉम 40% ऑफ योर सिलेबस। सो आपका 40% सिलेबस कोर सिलेबस है जिससे आपके सबसे ज़्यादा सवाल निकल के आएंगे। सो फोकस ऑन दैट एरिया ऑल, ठीक है। उसके साथ साथ अगेन कंप्यूटर्स पता है स्टैटिक है, इसमें आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, बेसिक नॉलेज वो चेंज नहीं होगी विद टाइम। हाँ, चेंज कहाँ पे होगा, जहाँ पे हम अगले सब्जेक्ट पे आएंगे, दैट इज़ योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वेयर शुड यू गो, लॉजिक से सोचो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, ठीक है, जहाँ पे आपका फोकस किस पे होगा, कंट्री में या दुनिया में टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है। सो इफ़ आई आस्क यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से व्हाट इज़ इन द न्यूज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI है न्यूज़ में, आजकल मिसाइल टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, स्पेस टेक्नोलॉजी, इंटरनेट से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी, या बायोटेक्नोलॉजी में जीन एडिटिंग हो गया, इस तरह की जितनी भी न्यूज़ है, दैट इज़ योर साइंस पोर्शन। यू डोंट हैव टू गो बैक कि भाई आपको 8th स्टैंडर्ड से साइंस पढ़नी है। आपका फोकस साइंस के साथ टेक्नोलॉजी पे होना चाहिए, बिकॉज सवाल आएगा टेक्नोलॉजी के पॉइंट पे, किसी मिसाइल टेक्नोलॉजी पे, AI पे आएगा या इंटरनेट पे आएगा, कौन से किस पे हम 4G पे हैं, 5G पे हैं, ये टेक्नोलॉजी किस पे चलती है, इस तरह के क्वेश्चंस। या इलेक्ट्रिसिटी के सवाल आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किस तरह से होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इस तरह के सवाल जो न्यूज़ में है साइंस, यू शुड बी फोकसिंग ऑन दैट ओनली। वहाँ से अब आप क्या कर रहे हो, वहाँ से अगेन यू आर कवरिंग 2 पोर्शंस, यू आर कवरिंग योर साइंस पोर्शन प्लस करंट अफेयर्स को कवर करोगे आप। सो जहाँ जहाँ ओवरलैप हो रहा है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। और अब आपने करना क्या है, व्हेन यू सिट डाउन टू स्टडी, आपका जो स्टैटिक पोर्शन है, रिविजन, मंथली रिवीजन करना है इसको। सो यू कवर इट, आप एक मंथ में अपना स्टैटिक पोर्शन कवर करते हो, फिर उसको बार बार जितना भी टाइम मिल रहा है आपको मल्टीपल रिविजन्स कर रहे हैं, बिकॉज ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, भूल जाती है, ह्यूमन टेंडेंसी है, यू कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग। इसको याद करवाना है बार बार सो दैट बाय द टाइम यू सिट फॉर योर एग्जामिनेशन आप सबसे कंफर्टेबल पोजिशन में हो गए। सो मंथली रिविजन, फोर्टनाइट रिविजन, जिस तरह से आपको अच्छा लग रहा है, जिस तरह से आपके स्टडी शेड्यूल में फिक्स हो रहा है, उस तरह से इसमें आपने रिविजन्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। फिर आते हैं हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे, दैट इज़ उर्दू सब्जेक्ट। अब सर ने भी बार बार उर्दू पे फोकस किया ना। उर्दू ज़रूरी, ये सच बात है, उर्दू क्वालिफाइंग है, लेकिन क्वालिफाइंग का मतलब है ये आदू को डिस्क्वालीफाई भी करेगी। सो मेक श्योर, बेसिक एक्सरसाइज है, इट टेक्स ओनली 10 to 15 मिनट्स, राइट 1 पैराग्राफ एवरी डे। उससे आपको 2-3 चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि हम सबको लगता है हमें उर्दू आती है, क्यों, हम बोलते हैं, लेकिन क्या वो हमें लिखनी आती है, उधर थोड़े से हालात ख़राब है। हमें उर्दू लिखनी नहीं आती है, अभी हमें ते और तोय का फ़र्क नहीं पता है, हमें सीन और स्वाद का फ़र्क नहीं पता है, और यही चीज़ें तो डिस्क्वालीफाई करेंगी। इसको हैंडल करने, अगर बहुत अच्छी है, आपको लिखने की आदत रही है, बिकॉज 10th के बाद अक्सर हम छोड़ देते हैं लिखना, 10th में भी गुजारा करके पास कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, बोल तो रहे हैं लेकिन लिखनी नहीं आती है, या बोलने में भी कभी कभी मुश्किल हो जाती है। सो उसके लिए आपने क्या करना है, 15 मिनट्स एवरी डे राइट डाउन अ पैराग्राफ। न्यूज़पेपर लाओ, कोई किताब लाओ। न्यूज़पेपर ज़्यादा अच्छा सोर्स क्यों है, बिकॉज ये वो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जो हम एक तो डे टू डे में यूज़ कर रहे हैं, प्लस सरकारी टर्मिनोलॉजी भी आपको पता चलेगी। सो बुक से बेटर है न्यूज़पेपर पे यूज़ करना, 1 पैराग्राफ एवरी डे, सो दैट आपको समझ आएगा। पहले दिन आप बहुत बुरा लिख रहे हो तो आपको समझ आ जाएगा मुझे किस पोजीशन से कहाँ तक जाना है। अच्छा लिख रहे हो तो अमेजिंग,
बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छा लिख रहे हो तो आपने एक एरिया ऑलरेडी कवर किया हुआ है. सो ये कुछ एरियाज हैं जिन पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज इट इज़ अबाउट डिसाइफरिंग दिस सिलेबस. 2 रास्ते हैं. मैं सिलेबस निकालता हूँ, मैं सिलेबस देखता हूँ, मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ. यू वुड बी कंप्लीटिंग योर सिलेबस, नो डाउट्स अबाउट इट. बट दूसरा तरीका है, मैं इसको डिवाइड करता हूँ सिलेबस को, मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ. मैं देखता हूँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, कौन सा एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर उतना ही ज़्यादा फोकस करूँगा. सो यू विल बी फोकसिंग ऑन जम्मू एंड कश्मीर, यू विल बी फोकसिंग ऑन स्टैटिक्स. स्टैटिक्स में अब क्या करना है आपने, स्टैटिक्स में पॉलिटी, ठीक है, स्टैटिक्स में आपका हिस्ट्री का पोर्शन है, स्टैटिक्स में आपका थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के बेसिक आइडियोलॉजीज हैं, ज्योग्राफी का बेसिक आइडिया है, ये स्टैटिक सब्जेक्ट्स है. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट थोड़ा सा माइन्यूटली अगर हम जाएं, लेट्स से यू आर स्टडिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है. अब आपने पढ़ लिया, गांधी जी भी पढ़ लिया, आपने अलग अलग मूवमेंट्स भी पढ़ ली और आपको लग रहा है कि आपने वो कवर कर लिया है. बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको एक टाइमलाइन के हिसाब से रखोगे. उन इवेंट्स को आप टाइमलाइन के हिसाब से याद करोगे. पहले स्वदेशी मूवमेंट, फिर आपका नॉन कोऑपरेशन, फिर सिविल डिसोबीडियंस, फिर क्विट इंडिया, बिकॉज क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं. इसी तरह से ज्योग्राफी में भी आप पढ़ोगे, मेक अ पैटर्न आउट ऑफ वॉट एवर यू आर स्टडिंग, सो दैट याद रखना आसान हो जाए. याद रहेगा तो आप एग्जाम में कंफर्टेबली स्कोर कर सकते हो. इसी तरह से J&K में आपने क्या चीज़ों पे फोकस करना है, सबसे पहले हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑफ J&K, उसके साथ पॉलिटी में क्या याद रखोगे. नाउ कॉमन सेंस लगाओ. जनरली जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, क्योंकि वही पॉलिटी है अब J&K की. रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को अच्छे से पढ़ना है, उसी में से पॉलिटी के सारे सवाल निकलेंगे. पंचायत्स, क्योंकि दैट हैज़ बीन देयर इन द न्यूज़ और ये बहुत एक एक्टिव पार्ट है इस वक्त गवर्नेंस का, वो करेंगे आप. ज्योग्राफी J&K की इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि SSB का रेंज जो है वो बहुत बेसिक सवाल से बहुत हाई एंड सवाल तक भी जाता है. सो हाई एंड पे तो काम किया जा सकता है, लेकिन बेसिक ऑलरेडी पता होना चाहिए. ये पता होना चाहिए J&K में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये पता होना चाहिए कितने डिविजन्स हैं, ये पता होना चाहिए कौन सा डिवीजन, हम वैली वाला डिवीजन कौन सा है, जम्मू डिवीजन में किस तरह की टोपोग्राफी है, ये बेसिक आइडियाज़ पता होने चाहिए. इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस कौन सी किस डिस्ट्रिक्ट में आती है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत डुएबल है. लेकिन क्या होगा अगर ये नहीं किया होगा, इन चीज़ों को प्रिपेयर नहीं किया होगा, दिस इज़ वेयर द डिफरेंस वुड बी क्रिएटेड. आप फोकस करते रहोगे मुश्किल क्वेश्चंस पे, आसान सवाल छोड़ दोगे और उससे क्या होगा, कट ऑफ से पीछे चलते जाओगे. सो राइट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, एक बेसिक पॉइंट से शुरू करो. डिस्ट्रिक्ट्स की इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट लोकेशंस की इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट प्लेसेस की इंफॉर्मेशन, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, टोपोग्राफी, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स योर जम्मू एंड कश्मीर. रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द पॉलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. हमारा यूनियन टेरिटरी का स्ट्रक्चर कैसा है, ये पता होना चाहिए, दैट इज़ द पॉलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सो इट इज़ ईजी. एक बार आइडेंटिफाई करो टॉपिक्स को, उसके बाद उन टॉपिक्स पे काम करना शुरू करो. वन बाय वन फोकस ऑन एरियाज जो स्टैटिक हैं, फोकस ऑन एरियाज जो ओवरलैप हो रहे हैं. वहाँ से आप अपने क्वेश्चन पेपर का सबसे मेन पार्ट जो है वो निकाल के ला सकते हो. बट सबसे सिग्निफिकेंट चीज़ रिविजन्स. उसके साथ साथ रिविजन में आप क्या करोगे, अगेन MCQs. ना MCQs के लिए आपके पास इंटरनेट पे बहुत अच्छा सोर्स है. लुक फॉर SSC क्वेश्चंस. जो क्वेश्चंस लगभग थोड़ा सा SSB से हायर रेंज है उनका, लेकिन लगभग दैट इज़ द लेवल दैट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू फॉर एनी एग्जाम. नायब तहसीलदार का एग्जाम एक अच्छे, आपको मैजिस्ट्रेट का एग्जाम है, इसके बाद आप मैजिस्ट्रेट बनने वाले हो, सो इसका लेवल भी ठीक होने वाला है. सो लुक फॉर दीज क्वेश्चंस. एंड जब आप MCQs कर रहे हो, सिर्फ सही आंसर पे टिक लगाना काम नहीं है. आप जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, जब आप मॉक क्वेश्चंस कर रहे हो, यू नीड टू फोकस ऑन अ कपल ऑफ थिंग्स. सबसे पहले अगर आपको आंसर पता है, यू आर इन अ वेरी गुड सिचुएशन. अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, देन कम्स द एनालिसिस ऑफ दैट क्वेश्चन. तब आपने देखना है गलत क्यों हो रहा है. या तो आपको पता नहीं है, ठीक है, सो आपको उस टॉपिक का, उस क्वेश्चन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो आपको इसलिए क्वेश्चन जो है आपका गलत हो गया. दूसरा, आपको पता था लेकिन याद नहीं, आपने पढ़ा है लेकिन भूल चुके हो, सो वहाँ से योर एनालिसिस इज कि मुझे ये टॉपिक रिवाइज करना है. तीसरा, आपको पता है, टॉपिक भी पढ़ा है आपने, बट यू गॉट कंफ्यूज्ड इन दी ऑप्शंस. यानी आपने अभी पढ़ा ज़रूर है, लेकिन ये सही से या तो अंडरस्टैंड नहीं किया है या याद नहीं किया है. सो गो बैक टू इट, रिवाइज इट couple of times. एटलीस्ट आपको पता होगा मुझे किस एरिया में
मेहनत करने की ज़रूरत है. जहाँ क्वेश्चन सही से सॉल्व हो रहा है आपको एनालाइज हो जाएगा दैट दिस एरिया आई हैव ऑलरेडी कवर्ड. सो दैट इज़ हाउ यू यूज़ योर मॉक क्वेश्चंस. ये जो आप टेस्ट पेपर्स देते हो, मॉक टेस्ट देते हो, यहाँ से ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है. वरना रवानी में करते जाओ, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू. आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कहाँ आप वीक हो और कहाँ पे आप स्ट्रांग हो. सो दिस इज़ वॉट यू आर सपोज टू डू. मल्टीपल रिविजन्स, स्टैटिक पोर्शन पे फोकस, ओवरलैपिंग पोर्शन पे फोकस, वो एरियाज जो पता है इनमें से सवाल आएगा ही आएगा, विच इज़ प्रिसाइज, स्पेसिफिक, वहाँ से आप कवर कर सकते हो अपने एग्जाम को मैक्सिमम क्वेश्चंस. ठीक है. सो दैट इज़ ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू एंड बेस्ट ऑफ लक. हाँ जी. जब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द स्ट्रगल पोर्शन. ठीक है. सो उसमें हमें 20th सेंचुरी भी है, 19th सेंचुरी भी है. और व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंडियन नेशनल मूवमेंट, डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. सो वो आधी सेंचुरी पीछे आप जा ही रहे हो. और स्ट्रगल के साथ साथ यू हैव टू स्टडी, मतलब आप सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट्स नहीं पढ़ोगे इसमें. इवन इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1857 ऑनवर्ड्स, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है. सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, एजुकेशन रिफॉर्म्स, ये कुछ एरियाज हैं जो आपको साथ साथ करने ही करने हैं. सो दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड आउट ऑफ इट. एनी अदर क्वेश्चंस? चलो, सो दैट इज़ ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन सबसे पहले, उसके बाद बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. Thank you, sir, for sharing such valuable insights. Now we welcome Mr. Akhtar, sir, who will speak on the 5 most common mistakes aspirants make during preparation, and will also discuss the importance of J&K general knowledge in the SSB exam. Respected faculty members, dear students, Assalamu alaikum. It's a great honor for me to be here so that I may share some thoughts with you which will help you and may you resonate with that. I would request you, if possible, make notes of these few mistakes you are going to make. People before you have made and people coming in the future will make. Okay. The first mistake that most of the students are going to do is that they will try to cover almost everything. So there's a phrase, almost everything under the sun. You will read almost everything. You will leave not a single topic and cover almost everything, as if you have to do a PhD, right? So what is the solution here? From the experience and from the teaching experience, I would say that often when we provide lectures and all that, most of the students say that sir यहाँ से question आएगा, sir यहाँ से question आएगा, sir ये छोटा वो छोटा. Mind it, those who come here who teach you, they have a fair enough knowledge that questions कहाँ से आ सकते हैं. So what you have to do is that you have to pick and choose those topics which are of good weightage, जिनसे question आने के बहुत ज़्यादा chances हैं. I'll give an example. Some of you are saying that Indian history is a very bulky thing. Even though if you go for NCERT, you may have to start with 6th, 7th, 8th, at least these 3. And it will take yours almost a month, right? Okay. I won't say leave history, but come to J&K. I have given you J&K Reorganization Act. Mark my words, at least 2 marks will come. I mean, not marks, 2 questions will come, right? ठीक है. फिर मैंने आपको पढ़ाया है पंचायत राज एक्ट. आई हैव गिवन यू दैट दीज आर द टॉपिक्स. पढ़ाया तो मैंने सब कुछ है, बट आई हैव गिवन यू दैट सब कुछ भी नहीं पढ़ना. ये हैं कुछ टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल पंचायत राज एक्ट जो है, अगर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, 4-5 सेक्शंस आई हैव गिवन यू एंड आई हैव आल्सो मेड यू दैट टेबल जहाँ पे मैंने आपको लिखाया कि ये चैप्टर किसके साथ डील करता है, ये चैप्टर किसके साथ डील करता है. 10 मिनट का काम है, सारे चैप्टर्स को याद रख लो. फॉर एग्जाम्पल 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे उससे. दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक. Second, you were asking about the book. कहाँ से कौन सी बुक है? I do not think that अगर आप इस इंस्टीट्यूट में आते हैं आप किसी बुक की ज़रूरत है. Except J&K portion. हिस्ट्री में पता है आपको, it will not change. जियोग्राफी में पता है, it is not going to change. जो टॉपिक्स हैं वही हैं. But what about J&K? The issue with the J&K is that we do not have the, I would say, authentic information. I have taught you J&K economy. Take all the books in the market, read them,
read my notes, you will see a hell of difference even in the slightest of things. One of the student told me that आपने जो डेटा लिखाया है वो उस बुक में नहीं है, वो बुक 2 साल पहले लिखी गई है। मैंने जो आपको डेटा लिखाया है वो मैं इस साल का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के, J&K का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के आपको लिखाया है। आपको आ रहा है समझ? सो दे डोंट अपलोड, दे डोंट अपडेट दीज बुक्स, ठीक है, बिकॉज इट कॉस्ट देम अ लॉट टू अपडेट एंड सो जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जाती है इट इज़ ऑथेंटिक, अप टू डेट। मैंने आपको ये भी बताया दैट जम्मू कश्मीर में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, यू सर्च द गूगल, आपको एक पोर्शन मिलता है, एक आंसर मिलता है। यू सर्च द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट्स गवर्नमेंट मेंटेन करता है। आपको आ रहा है समझ? अच्छा, जितने भी रिपोर्ट्स आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, आपको आ रहा है समझ? सी, मैंने आपको बार बार बोला, अगर आप कोर्ट में भी जाते हो किसी क्वेश्चन को लेके, कोर्ट में आपको जैसा बोलेगा ये आंसर गलत है, जैसा बोला गिव मी द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, यू कैन नॉट टेल जज साहब कि सर गूगल पे मैंने ये सर्च किया ये आ रहा है। नो, आपको जज साहब को ये बताना है दिस डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट इज मेंटेन बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये है। आपको आ रहा है समझ? सो यू विल ऑलवेज हैव टू चूज द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है? डोंट गो विद दैट मास थिंकिंग। वन प्रॉब्लम वाज दैट। सेकंड, यू स्टडी लाइक स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज। जैसे हम कॉलेज की तैयारी करते हैं, आप इस एग्जाम की तैयारी भी वैसे ही करते हैं। आप क्या करते हैं? पूरे साल मस्ती करते हैं, ठीक है, गुड, आई वोंट स्टॉप दैट। बट जब एग्जाम का डेट शीट आता है, आप 1 रात पहले 2 रात पहले पूरा रट्टा मारते हो, सुबह उसको वहाँ पे लिख देते हो। यहाँ पे ये वो नहीं करना है, यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। एंड सो कॉलेज और इस एग्जाम का जो ट्रांजिशन है, कॉलेज का एग्जाम और ये एग्जाम के बीच में एक ट्रांजिशन है, उस ट्रांजिशन को हम बोलते हैं MCQs। डू यू एवर प्रैक्टिस एनी क्वेश्चन बिफोर गोइंग टू कॉलेज? नो, यू डोंट। आपको पता है कि कुछ आएगा, मैं तो लिखूंगा ही और उनको पास करना है। बट यहाँ पे unless until you don't do enough MCQs, your selection will not be there. Mark my words. You ask the question that I am a fresher, should I start again with MCQs? Never ever, never in a million years. आपको क्या करना है? At least 2-3 रिविजन्स। अगर एग्जाम जल्दी होता है 2-3 महीने में, मेक श्योर 2-3 रिविजन तो आप कर ही लेंगे, ठीक है? एंड जितने MCQs हो सकते हैं प्लीज डू इट, बिकॉज MCQs विल गिव यू दैट फील ऑफ एग्जामिनेशन। उतना भी नहीं देगा क्योंकि एग्जामिनेशन में कुछ अलग ही एक कयामत जैसा माहौल होता है, ठीक है? तो MCQs प्लीज करके जाइए, और जो MCQs गलत होता है उसका नोट बनाइए, एंड वही सबसे ज़्यादा आपको याद रहेगा। जो MCQs आप ठीक करेंगे वो ज़्यादा स्ट्राइक नहीं करेगा, जो MCQs गलत होगा उसका थोड़ा सा नोट बनाइए 1-2 लाइन में, ट्रस्ट मी वो सबसे ज़्यादा याद रहेगा। सो डू नॉट स्टडी दिस एग्जाम एज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉलेज एग्जाम। मिस्टेक नंबर 2 क्या रहा? ठीक है, कम टू द मिस्टेक नंबर 3। यस, व्हाट वी डू इज दैट वी बिलीव इन दैट herd mentality. One, Mr. A cracked this exam, he comes to you, he shares some thoughts with you, and you try to blindly copy his strategy. आपको आ रहा है समझ? मे बी मिस्टर ए के पास बहुत सारा टाइम था, ठीक है, तो आपके पास वो टाइम नहीं है, सो यू कैन नॉट कंप्लीटली डू ऑल द थिंग्स एंड एवरीथिंग व्हाटएवर ही से। चूज योर ओन स्ट्रैटेजी, चूज योर ओन टाइमिंग। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो रात को नहीं पढ़ पाते हैं, और बिल्कुल कुछ ऐसे हैं विच आर लाइक नॉक्टर्नल एनिमल्स एंड बर्ड्स, रात को जाग जाते हैं। चूज योर ओन स्ट्रैटेजी, डू नॉट फोर्स। आपको आ रहा है समझ? और अपनी स्लीप पैटर्न को प्लीज़ डिस्टर्ब मत कर लेना। हाँ, एग्जाम से पहले ऐसा ना हो कि आप 9 बजे उठते हो तो आप उस दिन भी वैसे ही अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ। वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको यूँ पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक पोर्शन था, कहाँ से कवर करना है? बेसिक साइंस से डेफिनेटली क्वेश्चन आ जाएंगे, NCERTs। नाउ दोज जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स हैं, आर्ट्स हैं, ठीक है, आपको इन टॉपिक्स पर ठीक ठाक मेहनत करनी पड़ेगी। देयर आर मैनी साइंस स्टूडेंट्स हियर। अगर मैं उनको बोलूँगा इसकी फार्मूला बताओ, ये केमिकल नाम बताओ, ये बता पाएंगे, आप नहीं बता पाओगे बाकी। सो दोज एरियाज जहाँ पे आपकी स्पेशलाइजेशन नहीं है वहाँ पे अच्छे से मेहनत करो। हिस्ट्री है, मेहनत करो। अच्छा, मैथमेटिक्स नहीं आता है, प्लीज़ स्टार्ट डूइंग इट। रीजनिंग है, स्टार्ट डूइंग इट। डू नॉट से कि मैं 5 घंटे इसमें लगाऊंगा, 2 घंटे इसमें लगाऊंगा, नहीं। वीकेस्ट पॉइंट्स फाइंड करो और उसी वीकेस्ट पॉइंट पे आप काम करना शुरू कर दो। दैट विल बी द एग्जैक्टली कॉपी ऑफ योर्स, एग्जैक्टली स्ट्रेटजी ऑफ योर्स, ठीक है? मतलब जिंदगी में दैट वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच प्लीज़ मत रख लीजिए, और एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं। कितने हो गए? 3। चलिए 4। वन मिस्टेक that you often do is that once you see a syllabus you feel I am exam ready, done and dusted. Just even अभी भी सिलेबस देखिए ना आप, you will see 95% मुझे आता है। क्या है इसमें? हिस्ट्री है, मैथ है, ज्योग्राफी है, J&K है, डन एंड डस्टेड। फिर आप 10-15 दिन घूमने के लिए निकलोगे, या मे बी कम पढ़ाई करेंगे,
द मोमेंट यू सी द पेपर, ठीक है, हमें तारे दिखते हैं फिर वहाँ पे। होता नहीं होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि वी फील एग्जाम ओरिएंटेड कि हमें सब कुछ आता है, मुझे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मेंटालिटी ये है, ट्रस्ट मी, यू वोंट इवन क्रॉस द फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस एग्जाम। आपको आ रहा है समझ? प्लीज़ बी विद दिस मेंटालिटी दैट यू नो नथिंग। आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, मैक्सिमम सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये सब कुछ पढ़ा होगा, बट रिवाइज एंड रिवाइज। हियर आई एम हियर, रिवाइज एंड रिवाइज। अगर कोई टॉपिक आता भी है, यू डोंट हैव टू इग्नोर दैट, स्टडी अगेन, सी। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमने पढ़े हैं सॉइल्स के बारे में, पढ़े हैं जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। जो आपकी सॉइल ये साउथ में पाई जाती है, विच इज नोन फॉर सैफरॉन, क्या सॉइल है? कैरीवाज में मैंने आपको पढ़ाया था, नॉट ओनली सैफरॉन, इसमें एलमंड्स, वॉलनट्स और कहीं कहीं एप्पल्स भी पाए जाते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप विच इज saffron. So they will ask that which are the following are associated with Kerwa soil. Saffron will not be there. A, B, C में फॉर एग्जाम्पल एप्पल डालेंगे, वॉलनट डालेंगे, लेकिन आपने ज़्यादा फोकस किस पे किया होगा? सैफरॉन पे। सैफरॉन नहीं है वहाँ पे, हो गए गलत। आपको आ रहा है समझ? तो जितने भी टॉपिक्स हैं, इसके आसपास के टेंटेकल्स आपको देखने हैं, ये किस किस और टॉपिक को अटैच करता है। समझ आ रहा है? कितने हो गए? 4 मिस्टेक्स। फिफ्थ मिस्टेक इज दैट जो आपका क्वालिफाइंग पेपर है, इसको आप इजी मत ले लीजिए। आई विल डू वन थिंग, जैसे CSAT इज क्वालिफाइंग फॉर UPSC, व्हेन वी से क्वालिफाइंग, हमारे माइंड में एक नई चीज़ आ जाती है, उसको इधर ही देख लेंगे, एग्जाम हॉल में देख लेंगे, लेकिन वहाँ पे उल्टा होता है। उल्टा क्या? वो आपको देख लेता है फिर वहाँ पे। इट हैपन्स, ट्रस्ट मी, UPSC में IITs फेल होते हैं CSAT पे, जिनको एकदम बोलता है कि हम मैथमेटिक्स का ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। इट हैज़ हैपेंड, IITs हैव फेल्ड इन CSAT। सिमिलरली मोस्ट ऑफ यू who are from the उर्दू बैकग्राउंड, प्लीज़ वहाँ पे मत उर्दू को देख लेना, अदरवाइज वो आपको देख लेगा। जैसे सर ने बोला था, इट इज़ टू फिल्टर आउट। तो आज से ही उर्दू पे बड़ा फोकस कर दीजिए, ठीक है? इंग्लिश, अंग्रेजी, वी ऑफन फॉरगेट इट, बट ट्रस्ट मी, वेन एवर यू डू एनी इंग्लिश क्वेश्चंस, बहुत ईजी होगा, ठीक है? लेकिन जब आप घर जाते हैं ना, उन्होंने आंसर दिया होगा ये, ठीक है? नॉर्मल लैंग्वेज में, इन नॉर्मल पार्लेंस, वी यूज़ नॉर्मल इंग्लिश, बट आपको पता है ग्रामर के रूल्स हर दिन चेंज होते हैं, एवरी डे न्यू रूल कम्स, और जो पुराने रूल्स हैं वो आउटडेटेड होते हैं। इसलिए यू विल सी मोस्ट ऑफ द इंग्लिश क्वेश्चंस जो आप SSB में करके आते हैं वो गलत होते हैं, क्योंकि हमने स्कूल वाला ग्रामर पढ़ा होता है, हमने एक प्रोफेशनल ग्रामर नहीं पढ़ा होता है। समझ आ रहा है? सो अगेन, दीज 5 मिस्टेक्स, इफ हैव यू मेड एनी नोट्स ऑफ देम, इट विल हेल्प यू। सो इज देयर एनी क्वेश्चन फर्दर? एनी क्वेश्चंस? हाँ जी, ये टॉपिक मैंने कल भी आपको बताया था। अगर आप SI के लिए तैयारी कर रहे हैं, जनरल स्टडीज़ उस वक्त आपने पढ़ा होगा, उस सेम है, लेकिन उसमें अगर आप पर्टिकुलरली फॉर SI हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग, इट इज़ गोइंग टू बी द टफेस्ट वन। I'm telling you from here, it is going to be the toughest one. See the way how they have dropped that. ठीक है? तो प्लीज़ एंड प्लीज़ थोड़ा आप उस वक्त उस पोर्शन पे फोकस कीजिए विच इज़ फॉर द फिल्टरिंग आउट, लाइक यही मैथ, रीजनिंग है, उसमें और क्या है, यही तो टफ वाले पोर्शंस हैं, ठीक है? एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू हियर। ठीक, एनी अदर क्वेश्चन? यस, हाँ, श्योर। करंट अफेयर्स, माई क्लासेस, अगर आप क्लास नहीं आते हैं, देन इकोनॉमी के लिए J&K सर्वे 300 पेज, ओके। पॉलिटी के लिए आपके बेयर एक्ट्स पढ़ने होते हैं, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, पंचायत राज एक्ट, ठीक है? एंड इससे ज़्यादा, हाँ, बस वही 2 हैं बेयर एक्ट्स, अगर आपको पढ़ने हैं, ठीक है, वो पढ़ सकते हैं। आई एम टेलिंग, इफ यू आर नॉट इन माई क्लास, इट्स फॉर जनरल वन। एंड फिर रहा है जियोग्राफी इज आई थिंक अगेन माई क्लासेस, और यू कैन टेक एनी J&K बोर्ड बुक, उन्होंने बहुत कम दिया है उसमें, बट you are in the quintessence classes. I won't suggest any book outside. ठीक है? Reason is very simple. उसमें, उस बुक में मे बी जियोग्राफी से कोई 1-2 पोर्शन उन्होंने ज़्यादा एक्स्ट्रा कवर किया है, लेकिन ट्रस्ट मी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जाके पढ़ो और यहाँ पे क्लास में आके पढ़ो। आई हैव गिवन क्लियर द इंडिकेशन एंड द डिफरेंस बिटवीन द बुक्स इन द मार्केट एंड द क्लासेस। समझ आ रहा है? सो आई डोंट थिंक बियॉन्ड द क्लासेस
Anything will be asked from J&K. ठीक है? No, that's not outdated. Panchayati Raj Act is mentioned there. जो आपको पढ़ना पड़ेगा. 73rd and 74 is applicable here. हाँ, यही बोला मैं. It is applicable. It just gives you the model of different ways. ठीक है? You will have to study, and they may ask few questions from 73rd and 74. वो आपने थोड़ा बहुत पॉलिटी में पढ़ा होगा. समझ आया? और मैंने भी अपने ही टॉपिक्स में उसको कवर किया होगा. ठीक है? Anything else? हाँ. ऑफलाइन मतलब एग्जाम में, क्लास में. माहौल का फर्क है भाई, और कुछ नहीं. बस आप रूम पे टेस्ट मत दें, मे भी इधर ही आके टेस्ट दें. नहीं, ट्रस्ट मी, बहुत सारे यूपीएससी वाले क्या करते हैं, वो घर में नहीं पढ़ते, ये एग्जाम नहीं देते, वो किसी सेंटर में जाते हैं जहाँ पे एकदम वो माहौल होगा और एकदम से वो प्रेशर होगा. ठीक है? आप क्लास में, आप घर में बैठे हैं, आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपको मैसेज आया, मैसेज खुश वाला है, आप एकदम खुश हो जाएंगे, एड्रेनलिन बढ़ जाएगा और आप और खुश करेंगे. यहाँ पे वो वाला नहीं है ना. ठीक आ रहा है समझ? तो यहाँ पे आपका क्लास में और एग्जामिनेशन में आपका दिमाग एग्जाम पे है, आधा दिमाग बाहर है, क्या किया होगा, ये हुआ, इसलिए हमारे गलत हो जाते हैं. एंड जैसे कि बोलते हैं ना कि आपको जंग करने से पहले जंग की तैयारी करनी पड़ती है, तो एक वो सिमुलेशन क्रिएट करना पड़ेगा आपको, एंड दैट विल बी ओनली डन इन अ ग्रुप. मैंने आपको पहले ही दिन बोला था, अगर आप थोड़ा ग्रुपिंग भी करते हैं ना कुछ बच्चे, इट विल हेल्प यू. बट अगेन आपको तो नहीं फुर्सत है ही नहीं, आई एम श्योर. एनीथिंग एल्स? हाँ, यस, अच्छी वाली ग्रुपिंग. यस. क्या होता है हर एक एग्जाम के लिए? डिसिप्लिन होना चाहिए. हाँ, बहुत ज्यादा रिलेवेंट करता है. डिसिप्लिन क्या है? आप कितने बजे उठे आज, कल? दैट इज नॉट डिसिप्लिन. डू वन थिंग, फिक्स योर स्लीप आवर्स, दैट्स इट. 6 hours ओनली. इट शुड नॉट बी 6 and 30. 6 hours and 30 मिनट नहीं. डिसिप्लिन खाने में 1 बजे खाना खाना है, वो है डिसिप्लिन. अब 2 बजे खाना नहीं खा सकते. इसकी वजह से आपका एक रूटीन फिक्स हो जाएगा. जब रूटीन फिक्स होगा, दैट विल अगेन ब्रिंग डिसिप्लिन इन यू. एनीथिंग? मे बी अगेन इट इज वो वाली स्ट्रैटेजी जो आपकी अपनी है. मे बी आप 4 घंटे से ज्यादा नहीं टिक पा रहे होंगे, तो आप 4 घंटे ही पढ़ो और 5 बजे की तैयारी में लगो. वेरी सिंपल. मैं आपको नहीं बोलूंगा 10 घंटे पढ़ो, इनको नहीं बोलूंगा 4 घंटे पढ़ो. इट अगेन डिपेंड्स अपॉन योर कैपेसिटी. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं 10 घंटे लाइब्रेरी में, वो बैठ सकते हैं. कुछ 2 घंटे के बाद उनका दिमाग फटने को आता है. ठीक है? आई थिंक दिस इज इनफ ऑफ द टाइम. सर इज स्टिल वेटिंग. ओके, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन आस्क सर. थैंक यू. Thank you so much, sir. Now, finally, we have with us Mr. Moomin, sir, whose session on smart strategy versus blind strategy will help students understand how to make their preparation more efficient, targeted, and outcome-driven. Sir, please. Assalamu alaikum and a very good morning to everyone. We all are here in the workshop. Why do we conduct the workshop? What is the purpose? And why do you join this workshop? Because something will be there जो आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर तो ज़रूर करेगा, जिससे आप उस चीज़ की वजह से आप इस प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयारी करेंगे. Let me tell you one interesting fact, that is कि people with positive attitude are unstoppable, and people with negative attitude, because why do I use the word attitude here? Because the all examination depends upon your attitude. And people with positive attitude are unstoppable, and people with negative attitude cannot be even helped. So people with positive attitude are always unstoppable. For example, sometimes we ourselves, we become the big hurdle, because life itself is a big hurdle in our preparation, in our journey, in our every aspect of our life. So sometimes हम खुद ही अपने preparation में क्या बनते हैं, एक big obstacle बनते हैं, hurdle बनते हैं. So because all of you are under the same circumstances, किसी को वो परेशानी है, किसी को यही प्रॉब्लम है, किसी को वो घर में ये मसला है, किसी को घर में ये मसला है. So I must tell you, all of you are under same circumstances, but some of you will break the record, they will qualify the NT exam, and many of you will break themselves. हाँ, बी श्योर फॉर दैट कि बहुत सारे ऐसे आप में से होंगे जो बहुत इस एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से क्वालिफाई करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जो अपने आप को ही ख़राब करते हैं. लेकिन आपको मैं ये बोलूँगा कि ये डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस लाइज इन एटीट्यूड. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ऊंचाई तक जाते हैं. क्यों जाते हैं बहुत ऊंचाई तक? फ़र्क ये है, ऊंचाई तक जाना सिर्फ उन लोगों का काम है जिनका डेप्थ ऑफ करेक्टर अच्छा होगा. करेक्टर का डेप्थ जिनका अच्छा होगा,
वही लोग बहुत आगे तक जाते हैं. So success does not depend on our position, it depends upon our disposition. What is disposition? It is the inherent qualities of mind and character, and that is what we conclude with a sentence called attitude. इसलिए मैंने सबसे पहले यही बात छेड़ी कि एटीट्यूड जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक लड़का क्वालिफाई करता है, दूसरा नहीं कर पाता है. व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस लाइज इन द एटीट्यूड. सो इसलिए मैं कहता हूँ आपको कि अगर आप यहाँ पर या कहीं पर भी किसी जगह पर भी आप तैयारी करते हो, वेदर यू गो इन एनी कोचिंग सेंटर, यू ब्रिंग एनी मटेरियल, हाँ, या आप किसी का मटेरियल लाते हो जो ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है, या आप किसी के पास पढ़ते हो, या कोई गाइडेंस आपके पास है जिसके पास आप जाने की कोशिश करते हो, या उसकी गाइडेंस आप लेने की कोशिश करते हो, आप इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना चाहते हो, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इट्स अ ग्रीन सिग्नल फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज वी डोंट नो कि ऐसे पोस्ट जो हैं और ये कब निकलेंगी. आई होप कि यू रिमेंबर कि लास्ट वाले पोस्ट जो हैं वो कब आए थे एनटी के, आज से पहले 10 साल पहले. सो काउंट कि आज के बाद 10 साल के बाद फिर से ही पोस्ट आएंगे, तो आई होप कि उस वक्त आपकी एज जो है वो चली गई होगी. हाँ, सो बेटर है कि आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए एक ग्रीन सिग्नल है कि आप इस चीज़ को आप ये समझो कि ये आज आया है, आगे आएगा या नहीं आएगा, शायद मेरी एज शायद उतनी नहीं होगी, शायद मेरी एज क्रॉस की गई होगी, प्लस 40 या 40 में होगा, तो बेहतर है कि फॉर ऑल ऑफ अस इट्स अ ग्रीन सिग्नल कि डोंट वेस्ट द टाइम. और ये ना समझना कि अभी 3 महीने, अभी 4 महीने, पता नहीं है किसी को, क्योंकि इस बार उन्होंने जो नोटिफिकेशन दी है साथ में उन्होंने क्या दिया है, सिलेबस दिया है. सो असल में जो रूल है ना, रूल है कि आपको 45 डेज़ में आपका एग्ज़ाम होना चाहिए. 45 डेज़ ओनली, दिस अ रूल. सो अभी अगर फॉर एग्जाम्पल अभी अगर JKSSB ये डेट ही निकालती है कि आफ्टर 45 डेज़ आपका एग्ज़ाम होगा इस दिन, तो नेक्स्ट डे स्टे आने लगेगा कि कोर्ट में ना मसला चला जाएगा कि इतने ही दिन में क्यों एग्ज़ाम होगा, हम अभी तैयार नहीं है. इज़ दिस एक्सक्यूज़ कि हम अभी तैयार नहीं है? तैयार आपको होना है, आज से ही होना है. डोंट वेस्ट योर टाइम, जो टाइम आपके पास है. फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी सर ने कहा कि कोई 4 घंटे पढ़ पाता है, कोई 8 घंटे पढ़ पाता है, कोई 10 घंटे पढ़ पाता है, कि इट डिपेंड्स कि आपकी मेंटल कैपेसिटी कितनी है. सो असल में पॉइंट ये है कि जो स्मार्ट स्ट्रेटजी है वर्सेस ब्लाइंड स्टडी, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे दिया गया है कि हम क्या करते हैं, हम रैंडमली कोई भी बुक उठाते हैं, पढ़ते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो मार्केट में कोई भी बुक हो. मार्केट में कौन सी बुक होती है यूजुअली? मार्केट में वो बुक होती है, फॉर एग्जाम्पल मेरे जैसा कोई लड़का है, उसने कोई एग्जाम नहीं दिया है, ना कोई क्वालिफाई किया है, उसने क्या किया है, फ्रॉम दिस सोर्स एंड दैट सोर्स उसने कलेक्ट किया है मटेरियल को और रखा है एक जगह पर. हम क्या करते हैं, हम जाते हैं बुक सर के पास, मुझे एनटी की एक बुक दे दो. आपको पता है वो किसने लिखी है? वी डोंट नो. आपको पता है वो लड़का या लड़की को कौन सा है जिसने इस बुक को फ्रेम किया है? वी डोंट नो. अच्छा, आपको क्या पता है कि उसने कहाँ से इस सोर्स को लाया है, कि सोर्स को पिक करना यहाँ से थोड़ा, यहाँ से थोड़ा, यहाँ से थोड़ा, इसका मतलब ये हुआ कि इसने बहुत सारा कुछ छोड़ा भी होगा, है ना. कि हम क्या करते हैं, हमें आदत हो गया, हम मोटे मोटे पॉइंट्स पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल हमारी आदत है कि अगर मेरे पास एक पेज है, मैं इस पेज को पढ़ता हूँ, इस पेज को पढ़ने के बाद मैं 4 जगहों पर हाईलाइट करता हूँ, जिसको मैं मेमोराइज करता हूँ, मैं याद करता हूँ, लेकिन असल में एवरी लाइन गिव्स द मैसेज. एवरी लाइन गिव्स अ मैसेज, माइंड माई वर्ड्स, एवरी लाइन गिव्स अ मैसेज. लेकिन हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री पढ़ते हो, आपने पढ़ा कि यहाँ पर डलहौजिया था, डलहौजी के टाइम पर रेलवे स्टार्ट हुआ वगैरह वगैरह, आप यही पॉइंट्स को हाईलाइट करते हो, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा पॉइंट होगा जो वहाँ लिखा भी होगा, लेकिन नॉर्मल सेंटेंस है, वो आपके हिसाब से वो नॉर्मल सेंटेंस है, मेरे हिसाब से नहीं होगा ना, आपके हिसाब से वो नॉर्मल सेंटेंस है. इसलिए आप उस पॉइंट को इस तरह पढ़ना कि अगर कोई भी सवाल आएगा, मुझे अगर उस वक्त याद ना होगा एक्यूरेटली, लेकिन कम से कम उसकी पढ़ाई पर जो मैंने मेहनत की है, ताकि मैं 4 ऑप्शंस को देख के मैं सही ऑप्शन को मार्क करूँ. इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि आप क्या करते हो कि आप हर कोई बुक उठाते हो, या हमें आदत होगी है ना, हम वो बुक भी उठाते हैं, ये बुक भी उठाते हैं, ये बुक भी उठाते हैं, और कौन सी बुक से ये भी हमें मालूम नहीं है. वी गो टू द मार्केट, वी बाय द बुक्स एंड वी डोंट नो हु इज द ऑथर, है ना. उठाया नहीं, इसमें लिखा है एनटी. डज दिस मीन कि अगर एनटी बुक पर लिखा है तो मुझे लगता है कि JNK में हर बच्चे के पास एनटी की बुक होनी चाहिए, फिर JNK का हर कोई लड़का सेलेक्ट भी होना चाहिए? फिर क्यों नहीं सेलेक्ट होते हैं सब लोगों का एक ही रेंज का मार्क्स क्यों नहीं आता है? क्योंकि आप जो बुक पढ़ते हो उसमें से सारे सवाल आपको नहीं निकलेंगे, बिल्कुल नहीं निकलेंगे. अच्छा, सेकंड थिंग ये चीज़ होता है कि एक बच्चा लास्ट वाला ऐसा ही था, उसने मुझे कहा कि सर उसमें पॉलिटी का अच्छा खासा सिलेबस है, जबकि इस बार भी अच्छा खासा सिलेबस है, क्योंकि वहाँ पर लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फिर लिखा है नीचे वाला पॉइंट जो है वो लिखा है ह्यूमन राइट्स, लेकिन इन दोनों के दरमियान लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया क्या है भाई? ये तो सारा कॉन्स्ट पढ़ना है आपको. clear from introduction what is constitution, all the constitutional bodies जो भी हैं including the election commission of India. So एक लड़के ने मुझे कहा कि जो लास्ट वाला ऐसा ही था, उसने कहा कि सर जो ये 8-9 लाइनें हैं पॉलिटी का सिलेबस, सर मुझे पॉलिटी ना इंटरेस्ट नहीं लगता है, मुझे पॉलिटी अच्छा नहीं लगता है, ना तो मुझे याद रहता है ये. मैंने कहा कि आप क्या करोगे? आप बोला कि सर मैं कुछ ही टॉपिक्स पढ़ूंगा, कुछ को छोड़ूंगा. लेकिन आई आस्क्ड हिम कि कौन सा वाला टॉपिक आप पढ़ोगे, कौन सा वाला छोड़ोगे? बोला कि सर जैसे मुझे याद रहेगा वो वाला मैं पढ़ूंगा. उसने क्या किया है, उसने फ्रॉम द टॉप जो 8 लाइन्स थी सिलेबस में, उसने 6 लाइनें
तैयार की पॉलिटी की। लेकिन जो लास्ट वाली सेंटेंस थी ना, वो सिलेबस की ये पॉइंट था, वो था कि JNK का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो लास्ट वाला था। उसने पहले वाले 6 पढ़े थे, लास्ट वाले 2 उसने छोड़े थे। लेकिन जब वो एग्जाम देने गया बच्चा, आउट ऑफ 9 क्वेश्चन आए थे पॉलिटी, वो आए थे सिर्फ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से ही। सो टीचर विल टेल यू कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल साइंस टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर्स। आप करंट अफेयर्स कितना पढ़ोगे, कितना, जरा मुझे बताएं कितना पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ोगे आप करंट अफेयर्स, उसमें क्या पढ़ोगे, साइंस टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ोगे। इसलिए मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल जो चीज़ें न्यूज़ में आती है ना, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह अखबार पढ़ के आए हैं, जरा बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड द न्यूज़ पेपर, टुडेज न्यूज़ पेपर? नोबडी। इसलिए मैं कहता हूँ कि करंट अफेयर्स में फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान में भी जो टसल हुआ था, इशू हुआ था, वो वॉर लाइक, हाँ वॉर नहीं हुआ लेकिन वॉर लाइक हुआ था कि दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे को थोड़ा सबक सिखाने की कोशिश की। उसमें राफेल का बहुत बड़ा इशू हुआ। राफेल जो है वो कौन सी कंट्री बनाती है, ये तो सबको पता है। आप मुझे बताओ, राफेल का जो मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी ना, वो यहाँ इंडिया में भी हो जाएगी, लेकिन किस कंपनी ने वो लिया है, आप बताओ। सो दीज आर द क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड। और सेकेंड थिंग इज कि अगर आपको एनालिसिस करनी होगी, इट इज बाय द वे टाटा, हाँ सब मेरी तरफ देख रहे हैं, इट्स बाय द वे टाटा कंपनी ने इसको ले लिया है कि हम यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेंगे। दिस द क्वेश्चन। अब एक चीज़ आप एक काम करना, घर जाके जितने भी आज तक एग्जाम हुई है ना SSB के द्वारा, फॉर एग्जाम्पल चाहे पुराना NT हो जो लास्ट वाला पेपर है, चाहे वो टीचर के जॉब्स टीचर वाला वो पेपर हो, चाहे VLW वाला हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, या कांस्टेबल वाला एग्जाम हो, या जूनियर असिस्टेंट वाला एग्जाम हो, जितने भी आज तक एग्जाम्स हुए ना, प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो पेपर सारे लाएंगे। पेपर लाने के बाद क्या करोगे, आप ये देखोगे कि इस वाले पेपर में ये इस साल हुआ है कि कौन सा करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर एग्जांपल एक बार ये सवाल आया था कि फलानी वाली जो एग्रीमेंट है इंडिया ने किस कंट्री के साथ किया, तो आपको देखना होगा 2024 और 2025 में कंट्री इंडिया ने कौन सा एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे जो ये पेपर है, पुराने वाले पेपर, ये मुझे क्लू देते हैं कि आगे वाला पेपर कैसा हो सकता है। अगर आज से पहले 4 साल पहले या 2 साल पहले पेपर आया है, उसमें करंट अफेयर्स का वही क्वेश्चन था, तो आपको क्या करना होगा, करंट अफेयर्स वाला वैसा ही आपको देखना है कि इस साल किसके साथ हुआ है, अगले साल 2024 का और 2025 का कम से कम आपको पता होना चाहिए। 2024 2025 का आपको अच्छा खासा पता होना चाहिए कि अगर 4 साल पहले या 5 साल पहले या 6 साल पहले ये वाला क्वेश्चन आया था इस वाले पेपर में, तो मुझे इसी तरह का क्वेश्चन ढूंढना होगा इस वाले पेपर में। फॉर एग्जाम्पल आपके करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक लाइन लिखी गई हो ना, फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड, लिखा है ना, वो दूसरी वाली लाइन जो लिखी है कि तीसरी वाली लाइन लिखी है आपके सिलेबस में, उसमें आप क्या पढ़ोगे, इंडिया भी पढ़ना है, वर्ल्ड पढ़ना है। मेरा मानो कि इंडिया तो आप पढ़ ही रहे हो ना, इंडिया तो आप पढ़ ही रहे हो। फॉर एग्जाम्पल डोंट मिस कि अगर वहाँ पर लिखा है इंडिया एंड वर्ल्ड फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन, इसका मतलब ये हुआ कि आपको स्टेट्स भी देखने हैं, आपको बाउंड्रीज भी देखने हैं, आपको फिजिकल फीचर देखने हैं। फिजिकल आई मीन से माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, लेक्स के बारे में ना, वॉल्केनोज के बारे में, कोस्ट लाइन के बारे में, या फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स टच देयर बॉर्डर विद म्यांमार, सो यू मस्ट नो इट कि कितने स्टेट्स हमारे पास हैं जो म्यांमार के साथ क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं। आप कहोगे सर ये सवाल क्यों आएगा, मैं कहूँगा कि आपके सिलेबस में लिखा है। सर क्या लिखा है सिलेबस में, फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। व्हाट्स पॉलिटिकल, पॉलिटिकल मतलब कि आपके कितने स्टेट्स शेयर करते हैं बॉर्डर विद फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री मीन्स जो कंट्री बाहर है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव बांग्लादेश नेबरिंग कंट्री, वी हैव म्यांमार, वी हैव चाइना, वी हैव भूटान, वी हैव पाकिस्तान, वी हैव अफगानिस्तान, वी हैव नेपाल, ये सर नो। सो इन कंट्रीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा किस कंट्री की या किस स्टेट की कैपिटल जो है, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, फॉर एग्जाम्पल वर्टिकली अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, कौन से कैपिटल्स मैच हो रहे हैं। अगर मैं हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर रहा हूं तो कौन से कैपिटल मैच हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं वर्टिकली लाइन ड्रॉ करूं, क्या श्रीनगर और लेह मैच हो रहा है। अगर मैं हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ करूं या इस तरह का मैच हो रहा है। सिमिलरली आप पढ़ते हो बेसिक ज्योग्राफी में, बिकॉज आई टीच ज्योग्राफी, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वो भी आता है पॉलिटिकल में, ऐसा नो कि इंडिया कितना लैटिट्यूड ने ली है, इतना इंडिया कितना लॉन्गिट्यूड ने ली है ना। तो ऐसे करके सवाल जो आपको असल में क्या है, 2 चीज़ें आपको याद रखनी। वन इज जो आपका सिलेबस है वो आपके सामने होना चाहिए, जहाँ पर आप पढ़ रहे हो दीवार पर ये सिलेबस चिपका होना चाहिए। सेकंड थिंग इज कि आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होने चाहिए, कम से कम पुराने 10 साल जितने भी 10 एग्जाम्स हुए हैं ना 10 साल 10 एग्जाम्स के पेपर आप निकालो फ्रॉम जहां लास्ट वाला एंट्री हुआ है, उसको लेके आप क्या करना, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आप ये देखो कि अगर इस साल क्वेश्चन आए क्यों आया है। फॉर एग्जाम्पल कंट्रीज आर इन द न्यूज़, फॉर एग्जाम्पल ईरान इज इन द न्यूज़, सीरिया इज इन न्यूज़, फलस्तीन जो गाजा वगैरह जो एरिया है दैट इन द न्यूज़, पाकिस्तान इज इन न्यूज़, बांग्लादेश इन न्यूज़, कनाडा इज इन न्यूज़, यूक्रेन इज इन न्यूज़, रशिया इज इन न्यूज़। सो जो इतने ममालिक हैं ये न्यूज़ में, इसका मतलब है कि क्वेश्चन जो है वो अगल बगल में बन सकता है। अगल बगल में कैसे क्वेश्चन बनेगा, आपको ये देखना है कि अगर यूक्रेन है, यूक्रेन के अगल बगल में कौन सी कंट्रीज़ हैं। नंबर 1 यूक्रेन के साथ कौन सी वाटर बॉडी टच करती है। नंबर 2 नंबर 3 यूक्रेन में कौन सी गवर्नमेंट चलती है। नंबर 4 पार्टी का नाम क्या है। नंबर 5 उसका हेड कौन है। क्लियर। सिमिलरली सीरिया में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन है ना। तो ये जो न्यूज़ में
फैल रहा है ना, ये जो चीज़ें हैं बार 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 बार, इस पर लाजमी क्वेश्चन बनेगा। इसलिए मैं कहता हूँ एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसकी वजह से आप सिलेक्ट हो जाओगे और उसी एक क्वेश्चन की वजह से ही आप सिलेक्शन से बाहर रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू थिंक हाउ मेनी विल अप्लाई फॉर दिस पोस्ट? I will tell you the whole valley will apply for this post because I am telling you this is the very interesting fact। ये सच है कि आप जो है कि आप ये ना समझना कि मुझे कंपटीशन है जो मुझे अगल बगल में बैठा हुआ है, ना, आप ये समझना कि मुझे उससे भी कंपटीशन है कि जो IAS ड्रॉपर हुआ है, जो केएस ड्रॉपर हुआ है। पर डोंट थिंक कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा कि मेरा नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपको उस लेवल का पेपर नहीं होगा ना जो UPSC पूछता है आपको। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री जो है, फॉर एग्जांपल आप पढ़ते हो, अगर आप कश्मीर हिस्ट्री पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल राज तरंगनी है ना, राज तरंगनी को ज़ैनुल आबिदीन ने ट्रांसलेट करवाया किस लैंग्वेज में? पर्शियन लैंग्वेज में, है सर? नो, तो उसको अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट होगा है। कब हुआ? किसने किया? अच्छा, असली सोर्स क्या? अच्छा, राज तरंगनी का मतलब क्या है ना? तो वहां पर रिवर था, किंग्स, वहां पर रिवर ऑफ कुछ भी होगा, टाउन्स होगा, किंग्स। देखो, छोटा पॉइंट बनाने के लिए आपको कंफ्यूज करेंगे वो डेलिब्रेटली। अगर मैं भी पेपर सेटर होता ना, मैं भी ऐसा ही पॉइंट पूछूंगा कि जहां पर इसकी फीलिंग और इसके इमोशंस उठेंगे, आप ये बोलेगा कि ये वाला सही आंसर होगा, लेकिन वो होगा गलत। क्योंकि इवैल्यूएटर यही करता है कि वो डेलिब्रेटली ऐसा ऑप्शन रखता है कि आप गलत जरूर करोगे। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले ऑथेंटिक सोर्स आप पढ़ो। ऑथेंटिक सोर्स योर NCERT, मार्क माय वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कल एग्जाम देने जाते हो, उसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा था कि जो गलत था, आपके हिसाब से गलत था, क्योंकि SSB ने जो की निकाली उसमें B था आंसर, आपने A किया आंसर, लेकिन आपने A किया आंसर किस हिसाब से आपने A आंसर किया है? क्योंकि आपने जो पढ़ा है, लेकिन पढ़ा कहाँ से आपने मार्केट से कोई भी बुक लाई है, वहाँ पर लिखा था कि इसका आंसर ये है, और वही क्वेश्चन आया था, वहाँ पर था ऑप्शन मगर B आंसर। आप क्या करोगे? रिप्रेजेंटेशन डालोगे ना। लेकिन जब आप रिप्रेजेंटेशन डालोगे ना, वहाँ पर थोड़ी चलेगा कि आप कोई भी बुक मार्केट से उठाते हो, आपको पहले सबसे दिखाना होगा NCERT से। अगर आप NCERT से पढ़ते हो, NCERT से आपने क्वेश्चन किया है, फिर SSB ने कुछ और ऑप्शन दिया है, फिर आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो कि भाई जो गवर्नमेंट की बुक है मैंने वहाँ से ही पढ़ा है, आपने कैसे इस सवाल का ये जवाब दिया है। तो फिर क्या होता है, बहुत सारे टाइम्स में आपने ये देखा होगा कि कंटिन्यूसली की जो है वो रिवाइज होती है, 2 क्वेश्चन का, 3 क्वेश्चन का। क्यों होता है? क्योंकि लड़के जो हैं वो रिप्रेजेंटेशन डालते हैं, इसलिए क्योंकि मैंने इस NCERT से पढ़ा है। आप नहीं दिखा सकते किसी और बुक से। सेकंड एंड द लास्ट पॉइंट ये है कि आप हमेशा याद रखना कि आप NCERT ही नहीं पढ़ना, NCERT के अलावा आप हायर सोर्स भी पढ़ना। आप कहेंगे सर क्यों पढ़ेंगे? जैसे एक एग्जाम था, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक इट वॉज ARCS एग्जाम था, उसमें इंडस रिवर पर क्वेश्चन आया था। जैसे कि आपका भी सिलेबस है ड्रेनेज सिस्टम, इंडस रिवर पर क्वेश्चन आया था कि जो लेंथ है इंडस की इन इंडिया वो कितनी है? क्योंकि अगर NCERT खोलोगे ना क्लास 11th की, वहाँ पर लिखा है 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर, लेकिन ऑप्शन था ही नहीं 1114 किलोमीटर, ऑप्शन था 709, क्योंकि हायर सोर्स लिखता है 709। दैट मीन्स यू शुड नो, यू मस्ट नो बोथ द 2 फिगर्स। अगर क्वेश्चन वहाँ से आया तो मैं वहाँ से करूँगा, अगर क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो मैं यहाँ से करूँगा। अब आप मत कहोगे कल उनको कि सर NCERT में ही लिखा था, तो आपने वो ऑप्शन डाला ही नहीं। दे विल आस्क यू, इट्स अ हायर सोर्स, तो आपको और भी एक सोर्स ढूंढना होगा। लेकिन अब सवाल होगा अगर दोनों ऑप्शन होंगे, देन गो फॉर द NCERT अगेन। क्लियर? आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो इसलिए आप याद रखना, ऐसे ही मल्टीपल सोर्स पढ़ना और पता नहीं कौन सा हम सोर्स पढ़ रहे हैं वो कभी ना करना। दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्टडी। सेकेंड थिंग इज कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 10-10 घंटे पढ़ते हैं दिन में। सम ऑफ देम आर हियर आल्सो, जो मुझसे बात करते हैं 10-10 घंटे पढ़ते हैं। 10 घंटे के बाद पढ़ने के बाद वो मुझे कहते हैं कि सर आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा, ये टॉपिक पढ़ा, ये टॉपिक पढ़ा, ये टॉपिक पढ़ा। मैंने कहा ठीक है, अच्छे से पढ़ा? हाँ सर मैंने अच्छे से पढ़ा, आज मैंने पूरा 10 घंटा सर पढ़ा, मैं बाहर भी नहीं निकला। मैंने कहा कि 5-6 टॉपिक्स आपने एक ही दिन पढ़े? हाँ सर मैंने अच्छे से पढ़ा। मैंने बोला कि जो दूसरा वाला टॉपिक है मुझे बता, ये वाला पॉइंट क्या बोलता है? सर मुझे याद नहीं है। तो फिर 10 घंटे लगाए किस पर? बेहतर है ना कि 4 ही घंटे लगाओ, 3 ही घंटे लगाओ। 3 घंटे के बाद पढ़ने के बाद आपको सारा पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि देखो, आपको पढ़ना होगा, आपको कोचिंग ज्वाइन करनी होगी, आपको सेल्फ स्टडी करना होगा, या आप किसी के गाइडेंस के अंडर पढ़ते हो आप करो। लेकिन फॉर सेल्फ स्टडी एक लड़का मुझे पूछता था कि सर मैं खुद पढ़ता हूँ, मुझे खुद पढ़ना है, मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ। मैंने कहा कि आई अप्रिशिएट इट, व्हाई नॉट। लेकिन फिर वो लाइब्रेरी में बैठता था, फिर मैं उसके पास गया एक बार ना उसको मिलने के लिए। वो बार बार मुझे कहता है मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, द मोमेंट आई एंटर इनटू द लाइब्रेरी हॉल, तो मैं उसके पास गया। वो उसने क्या किया, उसने एक कोई सेंटर का कोर्स परचेज किया है। मुझे क्या कह रहा है कि मैं खुद पढ़ रहा हूँ। जब आप कोचिंग के वीडियोज़ को परचेज करते हो तो आपने कहाँ सेल्फ स्टडी की? तो आपने पढ़ा ना किसी के पास। अगर आप ऑफलाइन यहाँ पर नहीं हो लेकिन यही वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप उसको घर में पढ़ते हो, तो होगी ना आपने ली कोचिंग। सो उसको हम नहीं कहते हैं सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी जो है इट्स अ मिसकंसेप्शन कि हम सेल्फ स्टडी को गलत समझते हैं। सेल्फ स्टडी जो है ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी एग्जामिनेशन है ना इट ऑल डिपेंड्स अपॉन सेल्फ स्टडी। लेकिन सेल्फ स्टडी के लिए आपको जरूरी एक पॉइंट होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड स्किल।
स्किल के लिए ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। अब आप मुझे बताइए, एक लड़का वीडियो परचेज करता है या कोर्स परचेज करता है, वो घर में पढ़ता है, मुझे नहीं लगता है कि 1.5 महीने के बाद वो पढ़ पाता है। महीना उसको अच्छे से निकलता है, क्योंकि 4-4 घंटे 5-5 घंटे वीडियो दिन में देखना, बाद में ये सब कहाँ रहेगा? ये तो नहीं रहेगा ना, आपको बिल्कुल नहीं रहेगा। तो 4 घंटे 5 घंटे हर रोज़ वीडियो देखना, पॉज करना, वापस करना, फिर लिखना, तो इट विल टेक यू ऑलमोस्ट 6-7 आवर्स अगर आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि सेल्फ स्टडी के लिए आपको स्किल होना ज़रूरी है, और स्किल के लिए आपको कंसिस्टेंसी होनी ज़रूरी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो आती है ना, वो आती है क्लासरूम में। फॉर एग्जाम्पल, आपको 10 बजे, आपको आज आना 8:30, आप आ गए ना 8:30। कभी कभार क्या होता है घर में कि आज वीडियो आया, आपको सुबह आया आपको वीडियो, से फॉर एग्जाम्पल 10 बजे आया वीडियो, अब मैं 12 बजे देखता हूँ, ये होता है। चलो अब मैं 4 बजे देखता हूँ, अब मैं शाम को टाइम देखता हूँ, 7 बजे जो है वो मेरा फ्री है, तब मैं देखता हूँ। तो हो गया आज का वीडियो आपका मिस। कल का वीडियो आपने पढ़ा, फिर तीसरे दिन फिर से वीडियो मिस हो गया, चौथे दिन फिर से वीडियो मिस हो गया। अब कितनी वीडियो बन गई पीछे? 3 वीडियोज़। अब आप मुझे बोलो 3 वीडियो को देखने के लिए आपको कहाँ टाइम है? या तो आपको हर रोज़ 3 दिन 4 वीडियो देखने हैं, तो बहुत लंबा टाइम है कि नहीं है? इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका टाइम बचाने के लिए एक टीचर का काम होता है, और टीचर ही आपको कहता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जैसे कि अगर वो बच्चा मुझे ये पूछता कि सर मैं रीऑर्गेनाइज एक्ट को छोड़ रहा हूँ, बाकी मैं सारा पढ़ रहा हूँ, मैं उसको ये बोलता आप इसी को ही पढ़ो, बाकी को थोड़ा लाइटली आप नज़र मारो। लेकिन उसने बात ही नहीं की मुझसे, उसने बोला कि सर मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, मैं सिलेक्टेड पढ़ूंगा। मैंने कहा ठीक है, मगर क्या पढ़ रहे हो? बोला नहीं उसने। उसने पहले वाले 6 लाइनें पढ़े, लास्ट वाले 2 लाइन पढ़े। लास्ट वाली लाइन जो थी वो थी रीऑर्गेनाइज एक्ट की, और नाम के नाम सवाल उसी लाइन से आइए, बाकी पूरी पॉलिट में सवाल आया ही नहीं कोई। अब मुझे बता वो क्या करने गया था एग्जाम हॉल में? तो नाम के नाम क्वेश्चन उसे छूट गए, अदरवाइज ही वुड हैव बीन इन द लिस्ट। इसलिए मैं कहता हूँ आई विल कंक्लूड विद द लाइन, एट द एंड ऑल ऑफ यू विल गो फॉर द स्टडीज़, पर स्टडीज़ के लिए आप कम से कम अपना ग्रुप अच्छे से बनाना। बहुत सारे मुझे बच्चे ये कहते हैं कि सर याद नहीं रहता है। बिल्कुल नहीं रहेगा याद। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है ज्योग्राफी, पहली बार पढ़ रहा है हिस्ट्री, पहली बार पढ़ रहा है इकॉनमी, कहाँ याद रहेगा? नहीं रह पाएगा याद। अब बेहतर क्या है, आप जो पढ़ रहे हो उसको लिखो, लिखने के बाद जो आपका दोस्त है, जो आपका ग्रुप है, आपस में डिस्कस करो। ऐसे डिस्कस करो, आप पूछो एक दूसरे को। लेकिन हमें यहाँ माहौल क्या है, हमें यहाँ ख़राब माहौल है। माहौल हमें ऐसा यहाँ पर बना हुआ कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, रूम में 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा होता है एक कॉर्नर में, दूसरा बच्चा होता है दूसरे कॉर्नर में। ये जो पढ़ रहा है ये नहीं बोल रहा है उसको मैं क्या पढ़ रहा हूँ। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। वो जो पढ़ रहा है वो इसको नहीं बोल रहा है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। वजह क्या है कि ये समझता है कि सिर्फ मैं सिलेक्ट हो जाऊँ, उसको लगता है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँ, लेकिन जब रिजल्ट आता है दोनों। इसलिए बेहतर है कि ग्रुप अच्छा बनाओ, ताकि आप डिस्कस करो। शाम को, दिन में पढ़ो, शाम को डिस्कस करो, 1 घंटा 1.5 घंटा डिस्कस करो। ये लेकिन किताब बंद, किताब नहीं खुलनी चाहिए, किताब बंद। जो भी आपने पढ़ा किताब को बंद करो, उसके बाद डिस्कस करो। हाँ, आपका अगर कोई पॉइंट कमज़ोर है ना, आप दूसरे से वो जब सुनते हो ना, वो से याद रहता है आपको, एज कम्पेयर जो आप खुद से पढ़ते हो। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर क्लास को पढ़ाता हूँ। अब मैंने पढ़ाया, जो ही मैंने पढ़ाया ना, मैंने आपको पढ़ाया, आपने उस चीज़ को ले लिया। लेकिन जब आप खुद से पढ़ने लगोगे ना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ बुक कॉल्ड NCERT क्लास 11th, जो दूसरी वाली बुक है, फंडामेंटल्स। आप में से एक लड़का खड़ा हो जाए जो मुझे उस NCERT से एक डायग्राम एक्सप्लेन करें। जबकि हम कहते हैं क्लास 11th की NCERT कौन सा बड़ा मसला है, लेकिन मैं कहता हूँ आपको कि मैं उसको इनाम दूंगा। एक लड़का खड़ा हो जाए, मैं इमेज यहाँ पर ओपन करूँगा, मुझे उस इमेज का मतलब बताए वो क्या कह रहा है। नहीं पता होगा किसी को। वाई? बिकॉज हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा लाइन को पढ़ते हैं लेकिन इमेज को नहीं पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी में इमेज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में भी इमेज में, जब आप NCERT खोलते हो, इमेज लिखा होता है, इमेज में कुछ अंदर लिखा होता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स में UPSC में सवाल पूछे गए इमेज से, लेकिन आपको उतना लेवल नहीं आएगा। पर इतना याद रखना कि जो मैं पढ़ रही हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे अच्छे से समझ आना चाहिए। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी पढ़ते हो लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो इसका फ़ायदा क्या है? ज़ीरो। इसलिए बेहतर है कि आप सब पढ़ने जाओगे, चाहे आप यहाँ पढ़ोगे, बाहर पढ़ोगे, जो भी हैं, हम सब के लिए अवेलेबल हैं। पर पढ़ना, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ताकि मैं चाहूँ कि सब कामयाब हो जाएं, लेकिन द फैक्ट इज़ कि सब कामयाब नहीं हो जाएंगे। यस सर, नो? क्या मैं आपको बद्दुआ कर रहा हूँ? नहीं, मैं आपको फैक्ट बोल रहा हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें, लेकिन सब लिस्ट में नहीं होंगे। लेकिन जो होगा वो आप में से कोई होगा। अब वो कौन होगा वो मैं डिसाइड नहीं करूँगा, वो आप डिसाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई कुछ पूछना है? मेरी क्लास है अब। आपके बहुत सवाल हैं जी। ओके देखो, वहाँ पर मैंने अभी कहा ना आपको, मैंने कहा कि वहाँ पर एक लाइन और भी लिखी गई है, फिजिकल एंड पॉलिटिकल इंडिया इन द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि आप मुझे बोलने देंगे जी। मेरा पॉइंट ये है कि आप जब ये क्लाइमेट पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर लिखा है सिलेबस में सॉइल्स, टाइप्स ऑफ सॉइल लिखा है। डज इट मीन कि आप सिर्फ टाइप्स ही पढ़ेंगे, आप सॉइल को नहीं पढ़ेंगे, आप कैरेक्टर ऑफ सॉइल को नहीं पढ़ेंगे?
तो सॉइल तो लिखा है टाइप्स ऑफ सॉइल, मे बी वहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉइल पर ही क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब ये निकला कि आप सिर्फ प्रिपेयर करोगे सिर्फ सॉइल को ना, आप सॉइल के साथ सॉइल के कैरेक्टर भी पढ़ोगे, आप कैरेक्टर के साथ सॉइल क्या होती है वो भी आप पढ़ोगे, डिफरेंट डिफिनेशंस भी पढ़ोगे, कौन सी सॉइल कहाँ पर है वगैरह वगैरह, वो तो टाइप में आएगा ही आएगा, लेकिन कैरेक्टर भी पढ़ना है और सॉइल भी पढ़ना है, ये भी आपको पढ़ना है। क्लियर? तो फिर रहा आपका फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन इंडिया इन द वर्ल्ड, उसमें आपका सारा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया आएगा। फॉर एग्जांपल हिमालय से लेके आपका आइलैंड तक सारा जो है, चाहे वो हिमालयज़ हों, चाहे वो प्लेन्स हों, चाहे वो कोस्टल एरियाज़ हों, चाहे वो आइलैंड्स हो, चाहे वो पेनिनसुलर प्लेट्यू हो, ये आपको सब पढ़ना है क्योंकि वहाँ लिखा है, क्योंकि गाइडलाइन है ना, आपको दिया गया है ना फ्रेम, सिलेबस ही आपको पढ़ना है, सिलेबस में ही क्वेश्चन आएगा। लेकिन पढ़ना कैसे, पहले समझना है, और समझने के लिए आपको ज़रूरी प्रीवियस ईयर्स पेपर को फॉलो करना होगा। इफ एनीवन अमंग यू इज़ नॉट फॉलोइंग प्रीवियस ईयर्स पेपर, मैं आपको लिख के दूंगा कि फिर आने वाले एग्जाम में सिलेक्ट होना बहुत मुश्किल है। जितना भी आप पढ़ोगे ना, फॉर एग्जांपल आज आपने पढ़ा कश्मीर हिस्ट्री, इसमें आपने पढ़ा एंशिएंट वाला पार्ट, फॉर एग्जांपल एंशिएंट वाला पार्ट ही पढ़ो, मत पढ़ो मिडिवल, सिर्फ पढ़ो एंशिएंट पार्ट। एंशिएंट पार्ट के पढ़ने के बाद आप MCQ सॉल्व करो। उससे क्या होता है, उससे आपको आइडिया आता है कि मेरी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो कितनी है। आपको ऐसा सवाल आएगा कभी कि आपका दिमाग चक्कर खाएगा कि यार जो मैंने पढ़ा अभी तो था ही नहीं, लेकिन उससे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो नोट डाउन करो आप अपने नोट में, और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर को आपको देखना ही पड़ेगा। आई होप, हाँ, विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी क्लास है अब, तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। With this, we bring today's seminar to close. Now, we sincerely thank all our distinguished speakers for sharing their time, knowledge, and experience. Your insights truly enriched the success. So, to all the students and aspirants, we hope you leave today with more clarity, confidence, and motivation as you move towards your preparation for your Naib Tehsildar exam. So, on behalf of Quintessence Classes IAS, we wish you all the very best. Thank you once again, and have a wonderful day.